सो वंस अगेन वेलकम ऑल। हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन सेशन जो है सुजोग थेरेपी बेसिक लेवल 1 का। ठीक। सो सुजोग थेरेपी क्या है और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग हमारे बॉडीज की जो एनर्जीज है जो डिस्टर्ब हो गई है, इम्बैलेंस्ड इन एनर्जीज का हो गया है, उस सारी एनर्जी को हम लोग बैलेंस करके हम लोग सुजोग थेरेपी में ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी हम लोग टीसीएम में देखते हैं, हम लोग रेकी में देखते हैं, हम लोग कोई और थेरेपी देखते हैं, तो उसमें वही करते हैं कि हम लोग हमारी बॉडी की जो डिस्टर्ब एनर्जीज है उन एनर्जीज को हम लोग बैलेंस करते हैं। सो ये एनर्जीज क्या होती है, हम लोग जब भी, अब मैं जो बताने जा रही हूँ वही एक इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा, लेकिन हम लोग जब कोर्स करेंगे ये पूरा हम लोग डिटेल में करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मेरिडियंस की एनर्जी हम लोग बैलेंस करते हैं। अब ये मेरिडियंस क्या है, जो लोग जानते नहीं हैं उनके लिए नया शब्द है। सो मेरिडियंस आर pathways of energies of different organs across your body। आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स है जिसे हम लोग वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, और हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक काम होता है, कार्य होता है, उसकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए जो पाथवेज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। बेसिकली हमारे शरीर में 12 मेरिडियंस होती है, जिसमें से 6 मेरिडियंस होती है जिसे हम लोग इन मेरिडियंस बोलते हैं, और 6 होती है जिसे हम लोग यांग मेरिडियन बोलते हैं। ओके, ये आप आगे जाके या और जब सीखते हो तो पता चलेगा इन क्या है यांग क्या है। लेकिन इन मेरिडियंस की एनर्जी को हम लोग बैलेंस करके फिर हमारी बीमारियों को हम लोग हटा देते हैं। तो सबसे पहले एक बात, हम लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर में कोई ना कोई डिसीज का निर्माण होता है, कोई पीड़ा, कोई दर्द निर्माण होता है। ये डिसीज, ये डिसहार्मनी क्यों तैयार होती है हमारे शरीर में? भगवान ने तो हमें शरीर डिसीज वाला नहीं दिया है ना? फिर ये डिसीजेस निर्माण क्यों हो गए? जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे शरीर में एनर्जी बहती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाने को, उस फूड को हमारा जो शरीर है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ऊर्जा में। अब इस एनर्जी की या उस ऊर्जा की हमें क्यों जरूरत है? तो आप सभी लोगों को पता है, कोई भी मशीन को अगर चलाना है तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? एक फ्यूल की, कोई भी फ्यूल उसको लगता है, कोई भी एनर्जी उसको लगती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आपको विंड एनर्जी भी लग सकती है, आपको वाटर एनर्जी से हो सकता है, कोल एनर्जी से हो सकता है। अलग अलग टाइप की एनर्जीज, अलग अलग टाइप का एक मटेरियल यूज करके हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग अगर पंखा चलाना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम लोगों को बाइक चलानी है, कार चलानी है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मिक्सी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसी तरह हमारा ये शरीर है, हमारी ये जो पूरी बॉडी है, ये बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, और इस मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है ना? और ये एनर्जी हमें हमें मिलती है हमारे फूड से। अब समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पर चलने वाली है एंड आप उस गाड़ी में अगर डीजल डालते हो, या आपको लगता है कि एरोप्लेन का फ्यूल महंगा है बहुत तो अच्छा है
एंड आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी में आप एरोप्लेन वाला फ्यूल डालते हो, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे हर गाड़ी का इंजन अलग है, वैसे हर बॉडी का इंजन अलग है, मशीन अलग है। तो एक चीज अगर किसी एक को सूट होती है, एक फूड अगर किसी एक को सूट होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को वही फूड सूट होगा। कोई एक फूड खाने से एक को एनर्जी मिलती है, वही फूड खाने से दूसरे को एसिडिटी मिल सकती है। सो हम सब लोगों को हमारा जो जो शरीर है, हमारा जो मशीन है, उसको ठीक से समझ के उसके बाद में अगर हम लोग खाना खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा तैयार होगी, जो भी एनर्जी तैयार होगी, वो अच्छी वाली एनर्जी होगी। ओके, तो हमारे शरीर की एनर्जी डिसहार्मनी होने में एक मुख्य कॉज रहता है, कारण रहता है कि हमारे फूड हैबिट्स, उसके वजह से भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। अगर हम लोग जरूरत से कम खाना खाते हैं, तो भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। हम लोग समय पर नहीं खाना खाते हैं, तो भी हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। तो ये कुछ कारण है। दूसरा कारण है हमारे शरीर की एनर्जी इम्बैलेंस होने में, वो है हमारे इमोशंस। इमोशंस हमें लगता नहीं है कि कितने मायने रखते हैं हमारी हेल्थ में, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में डिसीजेस का निर्माण होता है तो इमोशनल लेवल पे फर्स्ट हो जाता है। इमोशन जैसे ही हमारे डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है, उनकी फंक्शनल एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड अगर वो वही कंटिन्यू रहता है, तो आगे जाके वो स्ट्रक्चरल लेवल पे आता है। ओके, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे इमोशंस भी बहुत मायने रखते हैं, कि हम उसकी वजह से भी हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो जाती है। ये दूसरा कारण है। तो पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया आपके इमोशंस, एंड तीसरा कारण है आपकी लाइफस्टाइल। हम लोग भले ही सही खाना खाए, हमारे बॉडी के लिए सुटेबल होने वाला खाना हम लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी वो कब खाते हो? जब आपको जरूरत है तब खाते हो, या आपको जब टाइम मिलता है तब खाते हो? क्योंकि आपके बहुत सारे काम हैं, आपकी मीटिंग्स है, आपका ऑफिस है। हाँ, हमारी सारी जो विमेन रहती है, उनको क्या करना होता है, सब लोगों को, घर के सब लोगों को पहले खाना देना है, घर का सब काम निपटाना है। उसके बाद में जब टाइम बचेगा तो खुद के लिए फिर हम लोग खाना खाएंगे। ठीक, क्योंकि समय नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है हमें। फिर हम लोग लेट से सोते हैं, रात को 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे। फिर हो सकता है कोई 6 बजे उठता है, हो सकता है कोई 8, 9, 10 बजे उठता है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारे शरीर में जितने भी ये ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स हैं, उन 12 ऑर्गन्स को 2-2 घंटे का समय दिया है। एक ऑर्गन क्लॉक है हमारे बॉडी का। तो उस समय में वो ऑर्गन अच्छे से काम करता है, उसकी एनर्जी हाई लेवल पे होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में 5 to 7 में लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है, एज पर TCM। तो उस समय में अगर आप जागते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय में आप जाग रहे हैं तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी जागता रहेगा, उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। सुबह 7 to 9 में अगर आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट आपका खाते हो, तो आपका स्टमक मेरिडियन का टाइम रहता है, उस समय में वो ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन उस समय में अगर आप सोते हो, क्योंकि मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, तो मैं 10 बजे उठूंगा, मुझे 8 घंटा सोना है, तो उस समय में आपके स्टमक मेरिडियन की एनर्जी क्या हो गई, वो भी सो रही थी। तो इस तरीके से जब हमको रात को 11 बजे सोना चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद हमारा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन हम लोग उस समय काम कर रहे होते हैं, या तो काम करते हैं, या तो सोशल नेटवर्किंग के हम लोग चिट चैटिंग चलती है, लेकिन हम लोग सोते नहीं है। ओके, सो सही समय पर अगर आप जागते हो, सही समय पर आप सोते हो, सही समय पर आप खाना खाते हो, तो आपकी जो इमोशंस है उसको भी आप अच्छे से रखते हो, हैप्पी इमोशंस रखने में ज्यादा आप समय देते हो,
तो आपके शरीर की ये जो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है वो इम्बैलेंस नहीं होगा। एंड जैसे एनर्जी का इम्बैलेंस नहीं होगा उसी तरीके वैसे आपके डिसीजेस भी आपको नहीं होंगे। एंड अगर आपको डिसीजेस है अभी भी कुछ, फिर भी आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, ये सारी चीजों जैसे कि आपके इमोशंस में ये है खराबी है, तो आप लोग स्माइल मेडिटेशन करके, मुद्रा करके, योगा करके, प्राणायाम करके आप इमोशंस को सेटल रखते हो, आप खाना ठीक से समय पर खाते हो, तो आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। तो सुजोग थेरेपी में हम लोग हाथों के ऊपर यही एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। इसलिए हमको जरूरत होती है कि हमारे शरीर में कोई भी डिसीज हो गया है तो हम लोग एनर्जी को बैलेंस करें। तो एनर्जी अलग अलग तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग मैग्नेट से बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग सीड से बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग कलर से बैलेंस कर सकते हैं, एंड हम लोग मुद्रा से बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग प्राणायाम से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है कि बीमारियां क्यों होती है। अगर आपको रूट कॉज पता चलता है तो आपकी बीमारियों को आप हटा सकते हैं। ठीक, सो ये थोड़ा सा उसका बेस था, क्यों हमें हमारी बीमारियों को क्योर करना है, कैसे हमें हमारी बीमारियों को क्योर करना है। सो नाउ व्हाट इज सुजोग। हम लोग आज सुजोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे हैं। तो बेसिकली सुजोग, दिस इज अ साउथ कोरियन वर्ड, ओके, एंड सु यानी हैंड एंड जोक यानी फूड। तो दिस इज वन ड्रगलेस थेरेपी, यानी कि आपको इसमें कोई भी दवाई खानी नहीं है, आपको कुछ खाना नहीं है। जस्ट यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज ऑन योर हैंड्स और ऑन योर फुट, ओके, एंड देन योर एनर्जी विल बी बैलेंस। बेसिकली प्रोफेसर पार्क जेवू जो साउथ कोरियन फिलोसोफर थे, उन्होंने इस थेरेपी का निर्माण किया है। 1988 में इन्होंने इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे वर्ल्ड में जितने भी देश है, बहुत सारे देशों में ये थेरेपी का एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है। रशिया में है, जर्मनी में है, बहुत सारे कंट्रीज है। सबसे पहले इस इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन का निर्माण जब किया गया था तो उसका हेडक्वार्टर ऑफिस था रशिया में, मॉस्को में। लेकिन 1913 से इंडिया में एट नागपुर उसका हेडक्वार्टर एंड रिसर्च सेंटर शिफ्ट हो गया। तो हमारे लिए एक बहुत प्राइड की बात है कि पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे देश में नागपुर में है। इस थेरेपी से हम लोग क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, तो इस थेरेपी से हम लोग हमारे बॉडी लेवल पे जो कुछ भी डिसीजेस, जैसे कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, वहां दर्द है, हेडेक है, पेट में दर्द है या कुछ है, वो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कहीं पर हमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है वो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। खांसी है, सर्दी है, कुछ भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग इमोशनल लेवल पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। किसी को बहुत सारी सैडनेस है, किसी को किसी बात से डर है, किसी को वरीज है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई भी इमोशनल लेवल के जो इश्यूज रहते हैं हम लोग इस थेरेपी से इसे ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स रहती है, इसमें मेरिडियन सिस्टम्स रहती है, इसमें 6 की सिस्टम रहती है। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग लेवल्स रहते हैं, लेकिन बेसिकली एनर्जी को बैलेंस करना ये उसका बेस है। ठीक, अब सुजोग थेरेपी में किस आधार पर सुजोग थेरेपी को हम लोग हाथ और पैर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो प्रोफेसर पार्कजेऊ ने सिमिलैरिटी करस्पॉन्डेंस को लिया था। ओके, ये हम लोग डिटेल में ज्यादा अभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ सिमिलैरिटी करस्पॉन्डेंस क्या है। यानी कि जैसे हमारे शरीर में हमारा एक ट्रंक है, हमारा चेस्ट है, एब्डोमेन एक फर्म बॉडी है, ट्रंक है। ठीक, सो वैसे हमारे हाथ में भी एक फर्म बॉडी है यहाँ पर। ओके, दिस इज वन सिमिलैरिटी। हमारे शरीर से, हमारे ट्रंक से 5 प्रोट्रूजन्स निकले हैं, मीन्स कोई पार्ट ऐसे निकले हैं। ओके, जैसे कि हेड है, यहाँ से निकला है, मेरे 2 आर्म्स निकले हैं, मेरे 2 पैर्स निकले, दीज आर प्रोट्रूजन्स। प्रोट्रूडिंग पार्ट जो है 5 है। उसी तरह हमारे हाथ का जो बेस है, हमारा एक फर्म पोर्शन है, उसमें से भी 5 पार्ट बाहर निकले हैं। ठीक, सो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। उसमें दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट। अगर हम लोग हाथ को इस तरीके से रखते हैं तो देखिए
हमारे 4 प्रोट्रूडिंग पार्ट जो है ऐसा लगता है जुपिटर हॉस्पिटल में सो जैसे कि हमारा हाथ हम ऐसे रखते हैं, ठीक, तो हमारे ये 4 फिंगर्स है वो नीचे की तरफ जाते हैं एंड ये थंब है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। ओके, ऊपर जा सकता है, ऐसे भी रह सकता है लेकिन ऊपर भी जा सकता है। ठीक, तो ये क्या सिमिलरिटी है, अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ और पैर जमीन की तरफ डायरेक्शन और हमारा हेड का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। ओके, सो इसलिए सिमिलरिटी क्या है, ये 4 फिंगर है वो हाथ और पैर है और ये जो है थंब जो है दैट इज आवर नेक एंड हेड जो ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज सेकेंड सिमिलरिटी। देन प्रोपोर्शन ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स, क्या है प्रोपोर्शन, कौन सा कितना लंबा है। अगर हम लोग हमारे तरफ देखते हैं तो सबसे छोटा क्या है, हमारा हेड एंड नेक, उससे थोड़ा सा लंबा क्या है, हमारे 2 हाथ। ओके, 2 हाथ, उससे ज्यादा लंबा क्या है, हमारे 2 पैर। अगर हम लोग हाथ में भी देखते हैं तो सबसे छोटा है हमारा थंब, इसलिए एज अ सिमिलरिटी वाइज हमारा थंब हो गया हेड एंड नेक। उसके बाद में 2 लंबे वाले फिंगर्स है साइड के 2 फिंगर, इसलिए ये 2 फिंगर्स हो गए हमारे आर्म्स, 2 हाथ। और सबसे ज्यादा लंबे है बीच वाले। ओके, बीच वाले, सो ये हो गए हमारे पैर। दिस इज थर्ड सिमिलरिटी, क्योंकि हमारे बॉडी को हम लोग हाथ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरिटी इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड जॉइंट्स। अब हम लोग अगर हमारे हेड के ऊपर हेड नेक में कितने सेगमेंट्स कितने जॉइंट्स है देखते हैं तो 2 जॉइंट्स है, एक है नेक और चेस्ट वाला जॉइंट एंड दूसरा है नेक एंड हेड वाला जॉइंट, 2 जॉइंट। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 2 जॉइंट, ऊपर वाला जो हेड नेक वाला जॉइंट एंड नेक चेस्ट वाला जॉइंट, इसमें भी 2 जॉइंट, इसलिए ये हो गया हमारा हेड एंड नेक। हमारे हाथ में अगर देखते हैं तो हमारे 3 जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। इसलिए हम लोग जैसे कि मैंने बोला था कि ये 2 फिंगर्स है हमारे आर्म्स है, तो इसमें भी 3 जॉइंट है। सो ये दिस इज 1 जॉइंट, दिस इज शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, दोनों में भी शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। पैर में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे 3 जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। फिंगर में भी 3 जॉइंट। सो ये जॉइंट वाइज और सेगमेंट वाइज भी हमारा ये सिमिलैरिटी करस्पॉन्डेंस हो जाता है पैरों का और हाथों का। एंड सिमिलैरिटी ऑफ द थंब टू द हेड, यानी कि हेड की और थंब की क्या सिमिलैरिटी है। जैसे अगर हमें कोई भी काम करना है, जब तक हमारा हेड या हेड के अंदर हमारा ब्रेन कुछ इंस्ट्रक्शन आपके बॉडी को नहीं देता है, कि जैसे आपने कुछ गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो ब्रेन ने बता दिया कि उठा दो, कुछ आपकी तरफ भागता, एक कुत्ता भागता आ रहा है तो ब्रेन ने बता दिया कि चलो भागो। ब्रेन जब तक कुछ आपको सूचनाएं नहीं देता है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। ओके, उसी तरह हमारा थंब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हाथ में। आपको कुछ भी काम करना होता है तो आप थंब के बिना कर नहीं सकते। मुझे राइटिंग करनी है, 4 फिंगर है फिर भी मैं नहीं कर पाती, लेकिन एक थंब आ जाता है तो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, राइट। तो जैसे हमारे शरीर में हेड का ब्रेन का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह हमारे हाथ में थंब का इंपॉर्टेंस है। सो थंब की सिमिलरिटी हेड से हो जाती है। एंड जिस तरह हमारे हाथों में 5 उंगलियां है और उसकी सिमिलरिटी है, सिमिलरली हमारे पैर को भी हम लोग उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं बॉडी को। इसलिए पैर के ऊपर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर तो आपको ये फर्म बॉडी दिखाई दे रही है, उसमें कुछ ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं एंड ये 4 टोज है हमारे के, 4 टोज है। फिर हमारा बिग टो है जो हेड दिखा रहा है हेड को, बाकी के टोज जो है जैसे हाथ में और पैर में यहाँ पर जो बताया गया है, हाथ और पैर आपके हाथ में भी है पूरी बॉडी और पैर में भी पूरी बॉडी है। इसी तरह हम लोग सिर्फ हाथ के ऊपर और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट करके हम लोगों की बीमारियों को हटा सकते हैं। ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपको लगेगा कि वो दिखता है हाथ की तरह, हाँ हाथ दिखता है, इसमें 4
फिंगर है, 2 आर्म्स है, 2 लेग है, लेकिन वो बॉडी के ऊपर काम कैसे करेगा? सो क्या कनेक्शन है हमारे हाथों का और पैरों का? सो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो साइड डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक रिमोट कंट्रोल है, ओके, और हमारा हाथ है, हमारी बॉडी है। आपके शरीर में जो कुछ भी ऑर्गन्स है, जो कुछ भी अंदर से काम, ये यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, उसका कनेक्शन हाथों के साथ होता है। एंड हाथ आपके काम करते हैं एक रिमोट कंट्रोल की तरह। आपको सिर्फ दिखाई नहीं देता है। किसी को अगर कोई दर्द होगा, क्या होगा, तो हाथों के ऊपर जब भी सीखेंगे तो पॉइंट दबा के देखिए। अगर आपको यहाँ दर्द है तो हाथों में यहाँ पेन मिलेगा, आपको रिस्ट में दर्द है तो आपको यहाँ पर पेन मिलेगा, और यहाँ पर आप अगर उसे ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका हाथों का दर्द चला जाता है। तो एक कनेक्टिविटी है आपके शरीर के ऑर्गन्स की और हाथों की। तो ये काम किस तरह से करता है, क्यों हमें बेसिक सिस्टम में, पर्टिकुलरली दिस रिमोट विल इंडिकेट फॉर बेसिक करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ओके, तो कैसे? बेसिक करस्पॉन्डेंस में है तो आसान, लेकिन सीखना क्यों चाहिए? मुझे पता चल गया अभी, ये हाथ है, ये पैर है, ये हेड है, यहाँ पर मेरा है, लेकिन अब मुझे सीखने की क्यों जरूरत है, ऐसा लगेगा। ओके, लेकिन सही जगह पकड़ना बहुत जरूरी होता है, सही पॉइंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपके घर में आप रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते हैं एंड आपको अगर पता है कि आपको जो चैनल देखना है वो चैनल का नंबर है 111, गलती से आप 111 की जगह 112 दबाते हैं या 110 दबाते हैं, तो क्या आपको जो चैनल चाहिए वो लगेगा? नहीं लगेगा, दूसरा चैनल लगेगा। उससे आपका नुकसान क्या होगा? जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, आप दूसरा कुछ देख सकते हैं, है ना? इसी तरह बेसिक करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है उसमें अगर आप सही जगह पर या सही पॉइंट नहीं पकड़ते हैं तो आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको जो इफेक्ट चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट जो चाहिए, जिस ऑर्गन को ट्रीट करना है, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सही जगह पकड़ना मालूम होना जरूरी है। इसलिए हम लोग एक बेसिक कोर्स जो है उससे हम लोग सही ढंग से ग्रिड कैसे बनानी है, ऑर्गन्स को कैसे लोकेट करना है, ये हम लोग इस कोर्स में देख लेते हैं। इसके लिए ठीक सही तरीके से पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा जैसे कि ये रिमोट काम करता है टीवी के लिए, आपका हाथ या आपका पैर आपकी ये पूरे शरीर के लिए काम करता है। ठीक, सो यहाँ एक इन शॉर्ट हम लोग देखते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि आपका हेड एंड नेक, आपका थंब जो है हेड एंड नेक को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो साइड के 2 हाथ है, 2 फिंगर्स हैं साइड के, ये आपके दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेंटर में जो आपके 2 फिंगर्स हैं वो आपके दोनों लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पोर्शन है आपका एब्डोमेन का, ये पूरा पोर्शन इसे हाथ का जो पूरा पोर्शन है उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड ये चेस्ट एरिया जब भी लेते हैं तो सिर्फ इतना एरिया चेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये एब्डोमेन के कुछ पार्ट होते हैं, यहाँ पर बाद में हम लोग कोर्स में देखेंगे कि कैसे वो ओवरलैप हो जाते हैं उसमें। तो एक सिंपल तरीका है कि आपके पैर 2 बीच वाले हैं, हाथ 2 साइड के फिंगर्स है, और हेड एंड नेक आपका थंब है। ये थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे, इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं ये करेंगे। तो आपके शरीर में जैसे कि शरीर के सेंट्रल पार्ट में आपको कुछ भी तकलीफ रहेगी, जैसे कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, पेट सेंटर में दर्द है, पेट में सेंटर में दर्द है, इस तरह कहीं पर भी अगर आपको दर्द है तो आपको हाथों में या पैरों में भी सेंट्रल लाइन पे जाके आपको चेक करना होता है। सेंट्रल लाइन पे ही आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। एंड उस पॉइंट्स को अगर आप एक्यूप्रेशर करते हो, कलर थेरेपी करते हो, सीड थेरेपी करते हो, या फिर कोई मैग्नेट्स लगाते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये पैर में भी उसी तरह है। हम लोगों को हाथ में या पैर में ये हमारे जो कुछ भी तकलीफ है तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं सेंटर में। ठीक, जैसे कि आपके शरीर में साइड में कुछ भी आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर साइड से, आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से नहीं, लेकिन साइड में, जैसे कि साइड में कुछ भी तकलीफ है इस एरिया में, ऐसे हाथों में भी आपको उसी तरह आपके साइड में आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे बाद में। तो हाथ में भी हमें साइड में हमारे पॉइंट शरीर के मिलते हैं। ठीक,
जैसे कि बिलो डायफ्राम अगर देखते हैं, कमर के यहाँ से हमारा जो चेस्ट एंड एब्डोमेन के बीच में एक डायफ्राम रहता है, उसे डायफ्राम बोलते हैं। यहाँ से अगर हम लोग साइड में देखते हैं तो हाथों में भी हमें साइड में सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं बीच में नहीं जाना होता है। बहुत बॉडी से सिमिलरिटी होती है, इसलिए सीखने में भी बहुत आसान हो जाता है ये। फिर हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, उसके ऊपर आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें आपको सही तरीके से दिखाई गया है। जैसे कि लेफ्ट हैंड पर आप देख रहे हैं तो आपका ये हेड एंड नेक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में जब भी देखते हैं तो पहले 2 फिंगर लेफ्ट साइड के होते हैं, यानी लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट, लेफ्ट लेग आपका, एंड दूसरे 2 फिंगर जो होते हैं वो राइट साइड के होते हैं, जैसे कि राइट आर्म एंड राइट लेग। ओके, फिर उसके ऊपर आपके सारे जॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि ये शोल्डर का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, रिस्ट का जॉइंट है, ये अपना हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। अभी बहुत सारे लोगों को कॉमन क्या तकलीफ रहती है कि नी पेन, तो मिडिल जो 2 फिंगर है उसमें से आप दोनों ही फिंगर के ऊपर अगर सीड की पट्टी लगाते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप राइट हैंड पे भी देखते हैं तो ये अगेन राइट और लेफ्ट दोनों में भी आपका थंब जो रहेगा आपका हेड एंड नेक रहेगा कॉमन। एंड फिर हम लोग जो देखते हैं कि राइट में थंब के बाजू में 2 फिंगर है वो राइट के रहेंगे, यानी कि ये फिंगर इंडेक्स फिंगर रहेगा राइट का आर्म, ये रहेगा राइट लेग, फिर ये रहेगा लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। उसके ऊपर फिर वही जॉइंट सारे आ जाएंगे। तो हमारे दोनों हाथों के ऊपर हमें हर सारे जॉइंट्स जो है मिलते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कैसे सीट लगाने हैं मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, लास्ट में बता दूंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग और एक कोर्स में क्या सीखेंगे, जैसे हमने ऊपर से जो दिखता है वो देखा, ओके, ऊपर से जो दिखता है कि मेरा ये हाथ है, पैर है, मेरे ये जॉइंट है, लेकिन अगर हमें पूरा शरीर की ट्रीटमेंट करनी है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग लंग की कर सकते हैं, हार्ट की कर सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की कर सकते हैं, तो हमें इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो बॉडी में है वो पता होने जरूरी होते हैं। ठीक, ये इंटरनल ऑर्गन्स हम लोग सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे कोर्स में कि लोकेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि सुजोग थेरेपी में, सुजोग थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्यूप्रेशर थेरेपीज। आप अगर रिफ्लेक्सोलॉजी में देखते हैं तो आपको यहीं पर साइनस के पॉइंट है, यहाँ पर आंखों के पॉइंट है, यहाँ पर स्पाइन है, यहाँ पर आर्म एंड लेग्स के पॉइंट्स है, लेकिन उसका कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों है, और वो सारे पॉइंट्स आपको मगअप करने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं, या चार्ट सामने रखना पड़ता है। पर सुजोग थेरेपी ऐसे नहीं है। सुजोग थेरेपी का जो पॉइंट्स का लोकेशन है, इट इज एज पर योर बॉडी एनाटॉमी। बॉडी एनाटॉमी यानी कि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसे है, लोकेशन कैसे है, कहाँ पर है, वो देख लेना। कौन सा ऑर्गन लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है, कौन सा सेंटर में है, वो अगर हम लोग इन ब्रीफ सीख लेते हैं तो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप हाउस मेकर हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, तो आप उसको आराम से यहाँ पर सीख सकते हैं। तो हम लोग इसको ब्रीफ में एनाटॉमी सिखाएंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से होते हैं, लोकेशन उसका कैसे होता है, तो हमें सुजोग में उसको लोकेट करना या उस हाथ के ऊपर उन्हें लोकेट करना हमें आसान हो जाता है। तो हम लोग इसमें इंटरनल ऑर्गन्स एनाटॉमी सीखेंगे। फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम सीखेंगे। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे यहाँ पर दर्द है तो मुझे पता चल गया कि अभी ये नी जॉइंट का नी का जॉइंट है, मैं लगा दूं कि यहाँ पर हो गया, लेकिन आपका नी पेन क्यों होता है ये अगर आप समझ लेते हैं, अगर आपको पता चले कि हो सकता है मेरे नी का जो रूट कॉज है मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में है, हो सकता है मेरे नी का रूट कॉज है मेरे लंग्स में है, ओके, हो सकता है मेरे नी पेन का रूट कॉज मेरे इमोशंस में है, मेरे सैडनेस में है, तो वो सारी बातें हम लोग डिटेल में इस कोर्स में सीखते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन कौन से जॉइंट के पीछे उसकी एनर्जीज है। तो हम लोगों को कोई भी जॉइंट पेन अगर रहेगा तो हम लोग उस ऑर्गन के भी पॉइंट्स, इस जॉइंट के साथ साथ में उस ऑर्गन के भी पॉइंट्स को अगर हम लोग एक्टिवेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली मैं इमोशंस भी आपको सिखाऊंगी कि कौन सा ऑर्गन कौन सी इमोशन के साथ जुड़ा है। जैसे कि मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि लीवर जो है ऑर्गन,
वो बहुत सारे हमारे जो शरीर के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे रिलेटेड रहता है। और वो इमोशन उसका रहता है एंगर। आप बार बार एंगर करते हो, आप बार बार वो एंगर बना रहता है आपके मन में, तो आपकी लीवर की एनर्जी कम हो जाती है। फिर लीवर की एनर्जी कम होती है तो मैनिफेस्ट कहाँ करेगी? आपको कुछ ना कुछ आंखों से रिलेटेड तकलीफ देगी। आपके कार्टिलेज है जॉइंट के अंदर, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, आपका शुगर मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ओके, सारे ये जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, या फिर आपका सेल्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन है, बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल देना ब्लड लेवल पे, वो है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड है। तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ मैंने वो पॉइंट दबाया, सिर्फ मुझे पता है यहाँ पर ये है, मैंने सीड लगा दी है तो हो गए क्या? हाँ, मुझे रिजल्ट थोड़ी देर तक आएंगे, लेकिन रूट कॉज से निकालना है तो आपको उसके रूट कॉज तक जाना जरूरी होता है, क्योंकि इस डिसीज के पीछे क्या कारण होगा, इमोशन वाइज भी और ऑर्गन वाइज भी। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में इस कोर्स में सीखेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा हम लोग आपको सिखाएंगे यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर कौन सी फिजियोलॉजी सीखेंगे कि हमारे हार्ट और लंग्स के फंक्शनिंग के बारे में, ओके। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि हार्ट के कुछ इश्यूज को हमको ट्रीट करना है, लंग्स के कुछ इश्यूज को ट्रीट करना है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ कैसे संबंध होता है, किस तरीके से हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, ये अगर हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी एनाटॉमी हम हार्ट की भी जानेंगे, ताकि हम लोग जब भी हार्ट को यहाँ पर लोकेट करते हैं एंड आपको पता चलता है कि मैंने हार्ट को यहाँ लोकेट किया है, तो हार्ट की ये चेम्बर्स है, अलग अलग चेम्बर्स है, और इसके बारे में भी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो भी मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुजोक में मैंने हार्ट को दबा दिया तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ओके। ब्लड प्रेशर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे किसी को लेफ्ट वेंट्रिकल का इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो हम लोग सुजोक के बेसिक लेवल में भी अगर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है पता है तो आप ट्रीट कर सकते हैं। किसी को लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो मिट्रल वॉल रहता है उसका रीजर्जिटेशन होता है, यानी कि वो वॉल ठीक से काम करता नहीं है, प्योर ब्लड फिर से उल्टा जाता है वापस, तो वो काम हम लोग यहाँ सुजोक में कर सकते हैं। किसी को और कुछ वॉल की इश्यूज है, वो काम हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर भी पता होना जरूरी है, वो हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। एंड बेसिक सिस्टम में भी हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक बार हम लोगों ने ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीख ली, तो उसके बाद में हम लोग हाथ में उसको कैसे लोकेट करना है ये हम लोग सीखेंगे। हाथ में लोकेट करना, क्योंकि ऑर्गन सही जगह पे अगर हम लोग ऑर्गन को लोकेट करते हैं तभी हमें जाके उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक। इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको बैक साइड से ये जो हाथ है आपके स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड में, जैसे हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड से है, उसी तरह हमारे हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड में आएगा। एंड इंटरनल ऑर्गन जो है यहाँ से दिखाई देंगे सामने से, ठीक। उसके बाद में हम लोग जब भी लोकेशन करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आपको पता है कि मेरी आंखें यहाँ पर है, मेरा नाक यहाँ पर है थंब के ऊपर, ओके। यहाँ पर मेरे टॉन्सिल्स है, यहाँ पर मेरा एक वॉइस बॉक्स है, यहाँ नीचे मैं आती हूँ तो मेरे थायराइड ग्लैंड है, इस एरिया में मुझे पता है कि मेरा लंग्स है एंड मेरा हार्ट। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग अगर सही जगह उसकी नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से ये सीखेंगे। आपका लोकेशन समझ लो कि हम लोग, ये हमारा थंब है, ओके, ये हमारा थंब का अपर जॉइंट है ये। और जहां पर मुझे मेरी आंखें, मेरे आईब्रोज, या फिर यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका अगर लोकेशन हमें सीखना है तो हम लोग यहाँ पर कैसे सीखेंगे। तो हम लोग दिखाते हैं क्लास के दौरान, ये हमारा पूरा अगर थंब है, ये ऊपर का जॉइंट है, तो हेड के जो ऑर्गन है कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्रिड बना लेते हैं उसकी, ओके। ग्रिड यानी कैसे कि ऊपर का थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हैं, ऊपर का थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, ये इतना डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर। ये लाइन तो हमारी है, ये लाइन तो हमारी है अपर जॉइंट। फिर इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से हम लोग एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से।
फिर हम लोग एक सेंट्रल लाइन करते हैं यहाँ से। फिर अब ये हमारा जो था जॉइंट, ये हमारा जॉइंट है। ओके, इस जॉइंट के और ये थोड़ी सी जगह छोड़ी, ये थोड़ी सी जगह हमने क्यों छोड़ी है, देखो हमारे यहाँ पर ये माथे का ये हमारा जो पॉइंट है ना, ये हमारा यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट है यहाँ का। यहाँ से हमारे बालों के लाइन तक, चेहरे की लाइन तक आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस जाता है, इसलिए ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस हमने छोड़ दिया है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन हमने खींची है और फिर उसके बाद में इसके सेंटर से एक लाइन हम खींचेंगे। ठीक, फिर ये दो नीचे वाले लाइन है उसके सेंटर से भी हम लोग लाइन खींचेंगे। तो अब ये हमारे जितने भी पार्ट हो गए, क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये सेंटर लिया था। ओके, उसके बाद में हमने इन दोनों का सेंटर लिया, इन दोनों का सेंटर ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लाइन रहती है, ये ऊपर वाली लाइन रहती है वो रह जाएगी हमारी आईब्रोज की लाइन, आईब्रोज की लेवल। तो यहाँ पर हमारी आ जाएंगे आईब्रोज, लोकेशन करते समय यहाँ पर हमारे आ जाएंगे आईब्रोज। उसके बाद में हमारे शरीर में कैसे आईब्रोज के नीचे हमारी आंखें रहती हैं, तो हमारी ये आंखें आ जाएगी यहाँ पर, ये एक आंख हो गई, ये एक आंख हो गई, आईज, इस तरीके से ये हमारी दो आंखें हो गई। ओके, फिर हमारा नाक हमारे इसमें रहता है कैसा कि हमारे दो आईब्रोज के यहाँ से निकलता है नाक। ओके, ये हमारे मेरी नाक निकली दो आईब्रोज के यहाँ से और कहाँ तक आ गई, ये सेंट्रल लाइन तक। ओके, ये सेंट्रल लाइन तक में हमारी ये नाक हो गई। ओके, यहाँ पर उसके बाद में नाक के नीचे क्या होता है, हमारे लिप्स। तो ये सेंटर और हमारा जो अपर जॉइंट है उसके बीच वाली जो लाइन है, ये इस लाइन पे हमारा आ जाएगा माउथ। ओके, ये हमारा हो जाएगा माउथ। तो ये होगा सही हमारा लोकेशन ऑर्गन्स का। एंड यहाँ पर जो सेंटर वाली जो लाइन थी हमारी, सेंटर वाली बिल्कुल लाइन, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे दो कान, ये कान, ये कान। ओके, हमारे शरीर में हम लोगों को अगर टूथ पेन, किसी को हमारा दांतों में पे दर्द है, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, ओके, विजडम टीथ है, उसका दर्द है, तो हमारे लिप्स से हमारी जॉ लाइन कैसे जाती है, ऐसे कानों की तरफ जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो लाइन है हमारी ना, ऐसे कानों तक जाती है। जो भी दांत का आपका दर्द रहेगा, ये देखिए यहाँ से कानों तक, यहाँ पर आपके कोई भी दांत का दर्द है, कुछ भी है पेन आपको, अभी देखिए आपकी तरफ ये कोई मेरा थंब नहीं है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति के हेड को, यानी कि उस व्यक्ति का राइट साइड ये रहेगा। ओके, ये, एंड उस व्यक्ति का लेफ्ट साइड ये रहेगा। तो आपको अगर दर्द है कहीं पर भी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोगों ने अभी 16 श्रृंगार के वर्कशॉप में देखा था, है ना, कि ये कुमकुम वाला पॉइंट जो रहता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिवेशन, और इसके ऊपर हमारे बाल रहते हैं, इसके ऊपर जो है हमारे इस लाइन के ऊपर हमारी, दिस इज हमारी हेयर लाइन। ओके, हेयर लाइन, ये इसके ऊपर हमारा ये बाल और ये वर्टेक्स। इतना हम लोगों ने अगर लोकेट ठीक सही तरीके से किया, क्योंकि देखिए अगर किसी ने बोला कि मैंने देखा था यहाँ से ऐसा लगता था कि 1 मिलीमीटर पे नीचे इनका पिट्यूटरी ग्लैंड था, मैंने कहीं पर देखा है या मैंने गूगल पे डायग्राम देखा है, लेकिन हर किसी का ये साइज ठीक नहीं रहता है। जिस व्यक्ति की हाइट लंबी है उसका ये बड़ा रहेगा, जिस व्यक्ति की हाइट छोटी है तो उस व्यक्ति का ये छोटा रहेगा। और इसने अभी देख लिया कहीं पर डायग्राम की उसमें इतने लंबाई पर था तो मैंने भी यहाँ पर कर दिया, तो गलती से हो सकता है कि आपकी आंखें यहाँ जो आनी है, आपकी आंखें यहाँ पर जा सकती है, नीचे यहाँ पर जा सकती है। आपको आंखों के पॉइंट का आपने अगर ट्रीटमेंट किया तो आपको उसका ये नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक का, क्योंकि छोटे बच्चों का देखते हैं तो छोटा रहता है हाथ, छोटे बच्चे का पॉइंट लोकेट करना है तो आपको वही करना पड़ेगा कि उसके थंब के बीच में आपको देखना है कि ऐसे मार्किंग करके आप सही लोकेशन कर लेंगे। ओके, सो आपको फोरहेड में कुछ तकलीफ है तो आपको यहाँ पर दर्द है तो आप यहाँ के पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर या सीट थेरेपी कर सकते हैं। आंखों के कुछ पॉइंट्स है आपको तकलीफ है तो यहाँ पर आप सही तरीके से लोकेट करके कर सकते हैं। नाक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी आपको नेजल पॉलिप है या साइनस में आपको दर्द है, यहाँ पर जो हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है, ओके, ये साइनस में कुछ प्रॉब्लम है तो इस एरिया में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप आपके पॉइंट्स अगर सही तरीके से लोकेट करते हैं, ओके, तो आपको इसमें फायदा होता है।
इसलिए जान लेना जरूरी रहता है कि आपको कहाँ पर पॉइंट लोकेट करने हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो थंब का जॉइंट रहता है, यहाँ पर ये दो रहेंगे, हमारे टॉन्सिल्स रहेंगे। हम लोग देखते हैं तो देखो हमारे शरीर में यहाँ पर टॉन्सिल्स रहते हैं, नेक लाइन, कान के थोड़े से अंदर की तरफ, तो यहाँ पर भी ऐसे इस तरीके से यहाँ पर टॉन्सिल्स हमारे आ जाएंगे। फिर हमारा थायराइड जो रहता है, तो ये हमारा थंब का जॉइंट नीचे वाला है, तो थायराइड हमारे शरीर में यहाँ पर यहाँ पर थायराइड के पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग अगर पॉइंट्स को जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम लोग किस तरीके से इसको ट्रीट करें, सही पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढे। तो सही तरीके से हम लोग करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर आपको हार्ट का ट्रीटमेंट करना है, ओके, ये कुछ पॉइंट मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स तो डिटेल में नहीं हो पाएंगे। ये अगर हमारा थंब का लोअर लाइन है, ओके, और यहाँ पर हम लोग रिस्ट के यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मार्क करते हैं सेंटर में, ओके, तो ये थंब का जो हमारा जॉइंट है उसका सेंटर है, वहां से अगर हम लोग ये एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींचते हैं इस तरीके से, तो देखिए हमारे शरीर में हम लोग एनाटॉमी सीखेंगे तब मैं सिखाऊंगी, हमारे शरीर में इन दोनों के सेंटर से, सेंटर के यहाँ से हमारा हार्ट मैक्सिमम लेफ्ट की तरफ जाता है, ये डायफ्राम लेवल तक, ये हमारा हार्ट। और जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर मुझे पता है कि ये मेरा हार्ट है और मैं यहाँ पर हार्ट के 4 सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये मेरा राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, तो मुझे पता है कि मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे इस एरिया में ट्रीटमेंट करना होगा। और वहां पर किसी को अगर प्रॉब्लम है तो इधर ही दर्द मिलेगा आपको हाथ में। तो अगर आपको ये पॉइंट्स ठीक से पता होते हैं तो आप उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से बेसिक सुजोक में भी कर सकते हैं। इसलिए हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन हमें कैसे करना है। सिमिलर वे में आप राइट हैंड के ऊपर भी कर सकते हैं। देन दूसरा है कि आप लोग देखेंगे कि आपके लंग्स का एरिया, ओके, हार्ट का एरिया छोड़ के बाकी जो बचता है हमारे हाथ में, ये जो एरिया है वो लंग्स का एरिया है। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लंग एरिया। तो अभी कोरोना काल में हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे हमारा ये चेस्ट का एरिया है, उसमें हार्ट का दब जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना है। और मैं थोड़ा सा, एक कोरोना है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, दोनों हाथ में अगर आपको इफेक्टिवली ट्रीटमेंट करना है तो मैं एक दो लाइन और भी बता देती हूँ। इस पूरे एरिया में तो आप करना ही एक्यूप्रेशर, लेकिन थंब के यहाँ से आने वाली ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आप सही तरीके से अगर अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्यूप्रेशर कर देते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं कोरोना केस में, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं एज पर तुंग एक्यूपंक्चर, वो आपको शायद पता नहीं है। एक रहता है पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट रहता है इस लाइन में यहाँ पर, और एक रहता है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर आता है इस लाइन के ऊपर, एक यहाँ पर, गुड फॉर लंग्स हेल्थ, एंड ये साइटिका में भी काम करते हैं अच्छी, ये दो पॉइंट्स, ओके। तो इस लाइन के ऊपर आप सीधा इस तरीके से पकड़ के आप एक्यूप्रेशर भी करते हो अच्छे से, ऐसे इस तरीके से, ओके, तो भी आपके लिए वो सही तरीके से काम करेगा। देखिए इस तरीके से, ठीक। तो ये एरिया ध्यान में रखना आप, आपके लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान में रख के हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। जैसे हमने अबव डायफ्राम या चेस्ट ऑर्गन कैसे होते हैं, लोकेट होते हैं, उसी तरह हमारे एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है किस तरीके से हमारे हाथ में लोकेट होते हैं, इसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर लीवर का लोकेशन है, गॉल ब्लैडर का लोकेशन है, या हमारा स्टमक है, हमारे स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड उसके साथ में कौन से ऑर्गन का फंक्शन क्या है, कौन से ऑर्गन की एनर्जी अगर खराब हो जाती है तो आपके बॉडी में कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये हम लोग कोर्स में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में।
तो इसकी भी एक सही तरीका रहता है, इसकी भी हम लोग ग्रिड बनाना सिखाते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसे करना है। जैसे मैंने थंब के ऊपर बताया था, यहाँ पर हम लोग ग्रिड ऑफ 16 बनाते हैं। ग्रिड ऑफ 16 बनाते हैं तो हमारा सही लोकेशन हाथ का ये इंटरनल ऑर्गन्स का हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हाथों में ये पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर करके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हाथ के ऊपर हमारे ऑर्गन्स है, उसी तरह हमारे पैरों के ऊपर भी ऑर्गन्स रहते हैं। तो हम लोग सिंपल वे से इसे भी किस तरीके से पैरों के ऊपर लोकेट करना है या एक्यूप्रेशर कैसे करना है, ये हम लोग सीखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद में दूसरी सिस्टम यहाँ पर रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि इंसेक्ट सिस्टम। ओके, इंसेक्ट सिस्टम यानी अभी हमने क्या देखा, पहले स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम में हमारे हाथ के ऊपर पूरी बॉडी है या हमारे पैरों के ऊपर पूरी बॉडी के पॉइंट्स। ओके, अब सेकंड सिस्टम आ जाएगा, उसमें आपका सिर्फ वन फिंगर, कौन सा भी फिंगर, ये फिंगर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ये, इसमें से कौन सा भी आप फिंगर ले लो, हर एक फिंगर के ऊपर आपको पूरे बॉडी के पॉइंट्स मिलेंगे। पूरे बॉडी के पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? इट इज लाइक इंसेक्ट। इंसेक्ट की कैसे बॉडी होती है? हेड, एब्डोमेन एंड टेल। ओके, एंड उसके हाथ और पैर कहाँ से हैं? उसके बॉडी के साइड से है। उसी तरह हमारी ये बॉडी फिंगर के ऊपर आएगी, उसमें हेड आएगा ऊपर वाले जॉइंट में, फैलेंक्स में, बीच वाले फैलेंक्स में आएगा आपका चेस्ट, एंड नीचे वाले फैलेंक्स में आपका आएगा आपका एब्डोमेन। और इंसेक्ट के हाथ और पैर कैसे साइड से आए हैं, इसे हमारे भी हाथ और पैर के पॉइंट्स इस फिंगर के साइड से आएंगे, यहाँ से, यहाँ से, इस फिंगर में भी यहाँ से हमारे लेफ्ट एंड राइट हमारे आर्म्स एंड लेग्स आएंगे। उसमें देखिए यहाँ पर कैसे दिखाई दिया है कि आपके फिंगर के ऊपर वाले फैलेंक्स में आपका हेड है। सो कौन से भी आपकी हेड में जो कुछ भी ऑर्गन है उसकी ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। बीच वाले इसमें क्या कर सकते हैं? लंग्स है। तो अभी देखिए हर एक फिंगर का ये बीच वाला सेक्शन है आपका चेस्ट है। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, कोरोना के समय में लंग्स है, ये पकड़ के आप इसको इस तरीके से पकड़ के आपके लंग्स को एक्टिवेट कोई भी फिंगर के ऊपर, कोई भी फिंगर के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्स के दौरान हम बताएंगे कि कौन सा फिंगर ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि कौन से फिंगर से लंग मेरिडियन जाती है, वो फिंगर हम लोग अगर लेते हैं तो और भी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, सो जैसे कि फ्रंट साइड में हम लोग ऑर्गन देख सकते हैं, हमारे हर एक फिंगर के बैक साइड में हम लोग क्या देख सकते हैं? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स, यानी कि आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करके, और यहाँ पर ट्रीटमेंट आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए कि आपको पता नहीं है, अभी कुछ आपने सीखा नहीं कोर्स, लेकिन हम लोग इस तरीके से पेन से एक्यूप्रेशर करेंगे, आपका स्पाइन के पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके पास ये रिंग है, ऐसा बहुत सारे लोगों के पास होता है। इस रिंग को अगर आप लोग इस फिंगर से ऐसा, फिंगर में से ऐसा घुमाएंगे, सारे कौन से भी फिंगर में से यहाँ से घुमाएंगे तो आपका हेड नेक का ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो आपका हाथ पक्का भी हो जाएगा एज पर स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, और इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस से आपकी पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप ऐसा उसे दबा भी सकते हैं, आप उसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट भी कर सकते हैं हर एक फिंगर को, क्योंकि ट्विस्ट करने से भी आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे हर एक फिंगर के ऊपर हमारी बॉडी के पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। ठीक, ये फिंगर के ऊपर ही बॉडी के ऑर्गन्स कैसे है, कौन से ऑर्गन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। सो फ्रंट साइड से, बैक साइड से ये ऑर्गन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक सिंगल फिंगर के ऊपर आपका स्पाइनल कॉर्ड कैसे आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स आपके सर्वाइकल 7 के पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, आपके थोरेसिक्स के जो है T1 से लेके T12 तक वर्टिब्रे, उसके पॉइंट्स कहाँ पर आ जाएंगे। देन लंबर के पॉइंट्स L1 to L5। बहुत बार हो जाता है कि आपको साइटिका की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोअर बैक के पॉइंट्स हम लोग कैसे लोकेट करेंगे एग्जैक्टली, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। उसके बाद में हमारा थर्ड सिस्टम जो आएगा इसमें, दैट विल बी आर्म एंड लेग सिस्टम। सो आर्म एंड लेग सिस्टम क्या है? तो इट इज बिग इंसेक्ट। ये फिंगर में जो हमने देखा वही हमको आर्म में और लेग में देखना है। ठीक, सो आपका हाथ, ये आपका हेड होगा इसमें। जैसे इस फिंगर में आपका ये फैलेंक्स हेड था, यहाँ पर ये हेड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका फेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये आपका फेस आ जाएगा,
ये फिंगर जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, तो यहाँ से आपका फोरहेड एंड ऊपर का ये पार्ट आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये आपका माउथ वगैरह, ये जो है हाथ का आपका ये वाला इतना पोर्शन, उसमें ये आपका चेस्ट वाला हो जाएगा। तो आपका लंग्स एंड हार्ट के पॉइंट कहाँ पर रहेंगे, तो इतने एरिया में रहेंगे, ठीक। यहाँ पर आपका आ जाएगा एब्डोमेन, यानी कि ये एरिया यहाँ से, ओके। तो इसी तरीके से और बैक साइड से आपका पूरा स्पाइन आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका पूरा स्पाइन आ जाएगा, ठीक, इस एरिया में। सिमिलरली आपके पैरों के ऊपर भी ये एरिया में आपका पूरा स्पाइन आ जाएगा। अंदर की तरफ से जो है आपका ये चेस्ट का एरिया आ जाएगा, जिसमें हार्ट और लंग्स के पॉइंट्स आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये सिस्टम किस चीज के लिए यूज करते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। अभी दिख तो रहा है बड़ा वाला सिस्टम है, यहाँ पर मैं कितना मैं निडलिंग या सीड्स लगाऊं, तो ये सिस्टम बेसिकली आपको एक्यूप्रेशर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जिन लोगों को जब तक एक्यूप्रेशर या बॉडी को मसाज नहीं करते तब तक अच्छा नहीं लगता है। वैसे अगर किसी को मसाज थेरेपी देनी है, कोई एक्यूप्रेशर किसी को बॉडी एक्यूप्रेशर करते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत यूजफुल हो जाती है, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ के वो एक्यूप्रेशर करते हैं, पेशेंट जो है उसको क्या तकलीफ है वो समझ के वो पॉइंट्स को लेके ये एक्यूप्रेशर अगर करते हैं उनको, तो उनको ज्यादा आराम मिलता है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज है, तो जब भी वो उनका एक्यूप्रेशर करेंगे तो हमारा जो एल्बोज का एरिया, ये क्लोज एरिया, यहाँ पर वो ज्यादा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर फोकस करते हैं तो अच्छा रहेगा। हार्ट की इश्यू है तो इस एरिया में एक्यूप्रेशर ज्यादा करते हैं तो अच्छा रहेगा। वो समझ के अगर एक्यूप्रेशर करेंगे तो फायदा होता है इस सिस्टम में। इस सिस्टम का और ज्यादा फायदा क्या है, तो दैट इज ब्रेन करस्पॉन्डेंस। हमारे हाथ में अगर ये हेड है, तो ये हमारे बैक साइड में हमारा सब ब्रेन का एरिया है, ठीक। यहाँ पर ब्रेन का एरिया है, तो बहुत ही इफेक्टिवली हम लोग ब्रेन का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं आर्म एंड लेग सिस्टम में। अब ब्रेन का ट्रीटमेंट कब करना है, आपको अगर हेडेक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तभी आप कर सकते हैं। या फिर किसी को पैरालिसिस हो गया है एंड आपको पता है उनके एमआरआई की रिपोर्ट्स में कहाँ पर उनका ब्रेन का एरिया अफेक्टेड है, उस एमआरआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि वहां पर बताया है कि राइट पैराइटल लोब में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कि वहां की टिश्यू डेड हो गई है, तो हम लोग फिंगर के ऊपर जाएंगे हमारे, एंड यू विल फाइंड दिस राइट पैराइटल लोब ऑन दिस रिंग फिंगर, दिस एरिया ऑफ रिंग फिंगर, कि यहाँ पर राइट हैंड के रिंग फिंगर पे आपको अगर मिल गया, उस एरिया को अगर आप एक्टिवेट करते हो थ्रू विथ सीड थेरेपी, आप रिंग मसाज से या मोक्षा थेरेपी से, तो उस पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं। मीन्स अगर राइट पैराइटल में कुछ हो गया है, तो पैरालिसिस, लेफ्ट साइड का कुछ भी उसका अफेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर थेरेपी करके उसके एरिया के वो पॉइंट जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप बार बार हेडेक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, किसी को वो लगता है कि मुझे यहीं पर ये बार बार होता है, किसी को लगता है कि मुझे यहाँ पर बैक साइड में वो लगता है, किसी को लगता है मुझे बार बार यहाँ पर होता है, किसी को यहाँ पर होता है, तो ये सारे ब्रेन की ट्रीटमेंट जो है हम लोग इस सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली होता है इसका ट्रीटमेंट। मैंने किया है बहुत सारे पेशेंट के ऊपर, तो इफेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट सिस्टम इसमें रहेगा, दैट इज मिनी सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन एक्चुअली जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जो स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम अच्छे से कर लेते हैं, उसका लोकेशन अच्छे से कर लेते हैं, उनके लिए मिनी सिस्टम बहुत ही आसान है, बिकॉज मिनी सिस्टम इज मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस इन योर फैलेंक्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या है, दिस इज योर राइट, ये आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड है, ये थंब गया, ये राइट थंब है, राइट हैंड है, तो इसमें आपका ये क्या हो गया, राइट आर्म हो गया, ओके। ये मेरा राइट आर्म, ये हो गया मेरा राइट आर्म। ये क्या हो गया, मेरा राइट लेग, ये मेरा राइट लेग। ये क्या हो गया, अभी मेरा लेफ्ट लेग हो गया, लेफ्ट लेग। एंड ये हो गया मेरा
लेफ्ट आर्म, ये एज पर सुजोग थेरेपी, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है। अभी राइट हैंड यानी मैंने समझो कि यहाँ पर 2 आंखें निकाल दी हैं, ये ओके, ये मेरा है। तो ये मेरा हो गया राइट थंब मेरा है, राइट हैंड है। राइट थंब के बाजू के जो 2 फिंगर रहेंगे वो उसके खुद के रहेंगे, और हम लोग कोर्स में सीखेंगे प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। अब ये अगर मेरा राइट आर्म है तो ये क्या हो गया मेरा राइट शोल्डर, ये क्या हो गया मेरा राइट एल्बो, ये क्या हो गया मेरा राइट रिस्ट। अब मेरे शरीर में राइट रिस्ट के ऊपर क्या है, तो मेरा राइट हैंड है। राइट रिस्ट में क्या है, मेरा राइट हैंड है, तो दिस विल बी माय राइट हैंड, ओके, दिस विल बी माय राइट हैंड। राइट हैंड यानी दिस मच एरिया, ये सब। अब जो भी राइट हैंड में है ये मिनी होके स्क्वीज होके यहाँ बैठेगा, इसलिए ये जो मेरा थंब है वो इतने एरिया में यहाँ बैठ गया थंब, ओके। ये जो मेरे फिंगर्स है 4, वो इतने एरिया में बैठ गए, ये मेरे 4 फिंगर्स। और अब ये मेरे हाथ के अंदर जो मेरे ऑर्गन्स रहने वाले थे, जैसे कि मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये समझ लीजिए मेरा स्टमक है। ये इस तरीके से मेरे हम लोग सीखेंगे कोर्स में इसका लोकेशन क्या हो, क्यों यहाँ पर आ गया। ये मेरा स्टमक है, फिर यहाँ से मेरा ये लीवर है, ये मेरा लीवर है, ओके। ये गॉल ब्लैडर है, लीवर के अंदर से रहेगा ये गॉल ब्लैडर। देन यहाँ पर मेरा स्प्लीन है, ओके। ये यहाँ से मेरा पैनक्रियाज हो गया यहाँ पर, ये यहाँ से समझ लीजिए कि मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड इसके अंदर फिर से मेरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जैसा इसमें हो गया। एंड ये जो एरिया है नीचे मेरा यहाँ पर अगेन मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी बड़ा हो गया, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। देन फीमेल सिस्टम अगर है तो यहाँ पर यूटेरस भी है, ये ओवरीज भी है, ओके। ये एरिया हो गए। मेल का सिस्टम है तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरीके से जो कुछ भी मेरे राइट हैंड में है ये पूरा का पूरा इंटरनल सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में किया है वो, ये सारा जो अभी मैंने किया, यहाँ से ये मेरा स्टमक है, ओके, ये मेरा स्टमक है। फिर ये मेरे चेस्ट के ऑर्गन्स है, यहाँ पर मेरा हार्ट आएगा, यहाँ पर मेरे लंग्स आएंगे, ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा स्प्लीन इधर आ जाएगा, मेरा पैनक्रियाज आ जाएगा, ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। इतने ही एरिया में आपके पूरे हाथ के पूरे शरीर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी हर एक फिंगर का ये ऊपर वाला फैलेंक्स आपके पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वही सब हम लोग मिनी सिस्टम में सीखते हैं कि आपके सिर्फ इतने एरिया में भी आप ट्रीटमेंट करके कैसे आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे हमने देखा था कि आपका स्पाइन कहाँ पर है, यहाँ से लेके इतना स्पाइन है, लेकिन मैं मिनी सिस्टम में देखती हूँ तो कहाँ कितना स्पाइन है, बस इतना ही स्पाइन है, ये और ये बस। यहाँ पर मैंने 3-4 मेथी के दाने लगा दिए, यहाँ पर 3-4 दाने लगा दिए, हो गया मेरा स्पाइन का ट्रीटमेंट, ओके। हम लोग स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस में स्पाइन करते हैं तो कैसा करना पड़ता है, ये देखिए, ये मेरा लोअर स्पाइन का ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने पट्टी बना ली, इस तरीके से हम लोग पट्टी बनाते हैं, मेथी या मूंग दाने की पट्टी है, ठीक। हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरीके का सर्जिकल पेपर टेप जो मेडिकल में अवेलेबल होता है। आज मैं वही ट्रीटमेंट आप सबको बताऊंगी, जो आपके पास मैग्नेट नहीं है फिर भी कर सकते हैं। तो ये टेप के ऊपर हम लोग ऐसा लाइन ऑफ ये लगाते हैं। एंड अगर जैसे मैंने पहले डायग्राम दिखाया था आपको स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस में, ये आपका लोअर बैक है, ओके। यहाँ पर मैंने ये दाने लगा दी इस तरीके से। आपको तकलीफ है तो 21 डेज तक आप पूरा स्पाइन का एरिया हर रोज रात को सोते समय सीड लगाएंगे, ओके। अगर तकलीफ नहीं है तो हफ्ते में 1 बार लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये मेरे थोरैक्स के पॉइंट्स हो गए T1 से T8 तक। फिर मैंने समझो कि इस तरीके से मेथी के दाने टेप के ऊपर लिए, और मेरे थंब जो है, मेरा थंब जो है, थंब में यहाँ पर नेक के पॉइंट्स रहते हैं, ओके। ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे कोर्स में। तो यहाँ पर मैंने मेथी के दाने लगा दिए, ओके। और
मुझे कुछ भी इश्यूज रहती है मेरी सिंपैथेटिक नर्व्स या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रिलेटेड, जो कोर्स में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, हमारे ये नेल का बेस है और इसके बीच बीच में रहेगी। ठीक, ये यहाँ पर लगा दी। इतनी ट्रीटमेंट अगर हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगी। अगर आपको इश्यूज है तो आप 21 डेज तक रेगुलर कीजिए। यहाँ एक पट्टी लगा दीजिए, यहाँ एक लगा दीजिए, ये एक लगा दीजिए, ये एक लगा दीजिए। ये हो गई आपके पूरे स्पाइन की ट्रीटमेंट। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट आपके फिंगर के ऊपर इतने ही एरिया में हो जाएगी, इतना एरिया और इतना एरिया, जहां पर मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पर इस डायग्राम में। ओके, सो बहुत कम एरिया में आपका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैं बाद में आप जैसे डाउट पूछेंगे तब मैं बता दूंगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगाना है। ये फिलहाल मैं निकाल के रखती हूँ। ओके, इस तरीके से हम लोग को बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ हमारे फैलेंक्स के ऊपर भी हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ट्रीटमेंट कम से कम एरिया में। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट तो हर कोई सिस्टम जो है हमारा इफेक्टिव है। स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस भी इफेक्टिव है, इंसेक्ट भी इफेक्टिव है, आर्म एंड लेग सिस्टम भी इफेक्टिव है एंड हमारा मिनी सिस्टम भी इफेक्टिव है। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा सिस्टम हम लोगों को कब यूज करना है, ठीक, हम लोग कब यूज करें। सो ये हम इस सिस्टम में सीखेंगे। ये आपको कलरफुल इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारे फैलेंक्स है। ये देखिए, अगर मैं ये देखती हूँ तो हमारा ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। उसके ऊपर नीचे हम लोग मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड बैकबोन हम लोग कैसे लोकेट करेंगे। फिंगर के ऊपर बस इतने एरिया में आपका बैकबोन होता है, तो कम से कम एरिया में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी को बैकबोन की कुछ इश्यू है ना, आप ऐसा थोड़ा सा मैच स्टिक, आपके पास प्रोब नहीं है, ओके, प्रोब रहता है, किसी के पास प्रोब रहता है, जीमी रहता है, तो उससे टेस्ट चेक कर सकते हैं। नहीं तो ये मैच स्टिक, मैच बॉक्स की, इससे आप चेक कर सकते हैं कि इस यहाँ पर दबा के ना, आप इस तरीके से दबा के देख सकते हैं। आपको अगर स्पाइन की कुछ इश्यू रहेगी तो आपको यहाँ पर दर्द होगा, ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट आप इतने एरिया में भी कर सकते हैं। ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फिर हम लोग इस कोर्स में क्या सीखेंगे, अबाउट आवर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही यूजफुल रहता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। हम लोग अलग अलग ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स का काम क्या होता है एंड उस ग्लैंड को हम लोग हाथों के ऊपर कैसे ये करेंगे, हाथों के ऊपर रिप्रेजेंट उसे कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, पिनियल ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड का काम क्या है, पैराथायराइड का क्या है, ये सारे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग इसमें सीखेंगे। उसका लोकेशन ऑन योर हैंड्स और फुट, ये हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो सुजोक में एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरीके से आपके हाथों के ऊपर हम लोगों को लोकेट करने होते हैं। उसका भी हम लोग डिटेल की कितने डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए, कहाँ पर लोकेट करना है, ये पूरा हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। क्योंकि आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत मायने रखते हैं आपके सारे मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसमें। फिर हम लोग देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन इंसेक्ट सिस्टम, जैसे कि हाथ के ऊपर है, हमने देखा है कि हाथ इंसेक्ट सिस्टम में हमारे फिंगर के ऊपर बॉडी है, तो फिंगर के ऊपर भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे। तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि फिंगर के ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कैसे ढूंढना है एंड हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक एक मूंग का दाना या एक एक मेथी का दाना लगा के भी हम लोग हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू नहीं है, जैसे कि इश्यू है थायराइड की इश्यू है, तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते रहो। आपको डायबिटीज है, पैनक्रियास को एक्टिवेट करते रहो। आपको पीसीओडी है, ओवरीज को एक्टिवेट करते रहो। लेकिन कुछ भी इश्यू नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार हर एक ग्लैंड के ऊपर अगर आपने एक मूंग का दाना या एक मेथी का दाना पूरी रात रख दिया तो भी आपकी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ओके, सो सीड थेरेपी इज वेरी न्यूट्रल थेरेपी। उसमें ना सिडेशन ना टोनिफिकेशन कुछ हो जाता है। आपको जिस तरीके से चाहिए, आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आपकी बॉडी एनर्जी को ले लेती है। ओके, सो ये हम लोग सीखेंगे इसमें।
देन हम लोग बेसिक एनर्जी पॉइंट सीखेंगे, क्योंकि एनर्जी पॉइंट्स आपके शरीर में जो होते हैं उसका लोकेशन हम लोग सीखेंगे। एनर्जी पॉइंट एज पर इट्स नेम दे आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी। अब जो लोग बूढ़े लोग हैं, जो लोगों को बहुत क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, बार बार लो फील होता है, जिनको सारे लोगों को हम लोग एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करके हम लोग उनकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। मेरे क्लिनिक में मेरा एक क्वांटम थेरेपी का एक क्वांटम एनालिसिस का एक मशीन है। उसको हम लोग हाथ में ऐसा उसका सेंसर पकड़ के, हाथ में सेंसर पकड़ के हम लोग उसकी पेशेंट की रिपोर्ट निकालते हैं। ओके, बेसिकली वो क्या करता है, आपके सारे ऑर्गन्स के जो कुछ भी नर्व्स के एंड पॉइंट रहते हैं आपके हाथ में, एज पर सुजोग थेरेपी ओके रहते हैं। तो यहाँ पर जब सेंसर पकड़ते हैं तो जो ऑर्गन्स की एनर्जी वहां पर आती है या ये आते सिग्नल्स आते हैं, उसको पकड़ के फिर मशीन वो कन्वर्ट करता है। लेकिन जिन लोगों की बेसिक एनर्जी ही बहुत डाउन रहती है, उन लोगों के लिए वो मशीन शुरू ही नहीं होता है, स्टार्ट ही नहीं होता है। उस समय हम लोग क्लिनिक में ये हमारे हाथ के ऊपर एनर्जी पॉइंट्स रहते हैं, हाथ के ऊपर अंदर की साइड में ये एनर्जी पॉइंट बैक साइड में भी रहते हैं। इनको सिर्फ मैं कलर लगाती हूँ या फिर मोक्षा आता है, मोक्षा से गर्म करके सेकती हूँ, या फिर हमारा एक सुजोग का मसाजर आता है पॉइंटेड, उससे हम लोग इसको हर एक पॉइंट को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हैं। इन पॉइंट को एक्टिवेट कर देते हैं एंड विद इन 5 मिनट्स उस पेशेंट की वो मशीन शुरू हो जाती है उस पेशेंट के लिए, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब तक एनर्जी लो होती है उस मशीन शुरू भी नहीं होती है, लेकिन 5 मिनट में वो एक्टिवेट करने के बाद मशीन शुरू हो जाती है। तो ये एनर्जी पॉइंट जिनको भी लगता है कि हमारी एनर्जी लो है, तो डेली बेसिस पे ये एनर्जी पॉइंट्स को अगर है वो एक्टिवेट करते हैं, वो एनर्जी पॉइंट रेड कलर से या ऑरेंज कलर से एक्टिवेट होते हैं, या सीड्स लगाते हैं हम लोग, हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक सीड लगा दो, या फिर मोक्षा हीटिंग करो। मोक्षा एक हीटिंग की टेक्निक रहती है, कोर्स के दौरान हम बताएंगे। देन यही एनर्जी पॉइंट्स हम लोग इंसेक्ट सिस्टम में भी सीखेंगे। स्टैंडर्ड में देख लिए, इंसेक्ट में भी देख लेंगे, फ्रंट में बैक में, ये इस कोर्स में होगा। हम लोग हमारे 7 चक्रास जो रहते हैं, वो सारे के सारे चक्रास हम लोग हाथ के ऊपर उन चक्रास को कैसे ले, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। क्योंकि ये चक्रा जो होते हैं वो एज पर सुजोग थेरेपी हर एक ऑर्गन के साथ जुड़े होते हैं। तो वो ऑर्गन कौन से हैं ये भी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर का चक्रा दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एज पर सुजोग थेरेपी, दैट इज चक्रा, हॉटनेस चक्रा, and this chakra is related with brain from inside and spinal cord from back side. Okay, and इसकी एनर्जी इसके इमोशंस जो है वो है सेटिस्फैक्शन। इस चक्रा के साथ जुड़े हुए आपका इमोशन सेटिस्फैक्शन का, आपका सेटिस्फैक्शन कम है तो इस चक्रा को टोन करो, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो इसको कम करो। फिर ये 2 नंबर का चक्रा है जिसे हम लोग बोलते हैं हीट चक्रा। इट इज रिलेटेड विथ इनसाइड से इट इज रिलेटेड विथ हार्ट, एंड यांग साइड से इट इज रिलेटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं, एंड इमोशन वाइज दिस इज रिलेटेड विथ जॉय, इमोशन ऑफ जॉय। ठीक, सो जिस किसी को भी ज्यादा सैडनेस है, डिप्रेशन है, उनका ये चक्रा हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, ये चक्रा एक्टिवेट कर देते हैं तो चक्रा भी हमें यूजफुल हो जाते हैं कि हमारे इमोशनल लेवल पे हम लोग उसके ट्रीट करें। फिर ये जो 1 नंबर का चक्रा है, जो हमारे बिल्कुल ये लंग का जो हमने एरिया देखा था उसके सेंटर में आएगा, यहाँ पर दिस चक्रा इज कॉल्ड एज विंड चक्रा, एंड इसे इन साइड से हम लोग लीवर ऑर्गन को देखते हैं, यांग साइड से हम लोग गॉल ब्लैडर का देखते हैं। तो लीवर या गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट करनी है तो भी हम लोग इस चक्रा को ट्रीट कर सकते हैं। एंड इमोशन वाइज एंगर का इमोशन हम लोग ये 2 चक्रास को ट्रीट करके कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पर ये रहता है सोलर प्लेक्सस, हमारे इन साइड के जितने भी ऑर्गन्स है उनको एनर्जी देने की काम ये करता है सोलर प्लेक्सस, और यांग साइड से जो भी ऑर्गन्स है उनको ये बैक साइड का सोलर प्लेक्सस यहाँ पर रहता है ये। ओके, ये हम लोग देखेंगे। देन ये जो 4 नंबर का चक्रा है जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी चक्रा बोलते हैं, बैक साइड से स्टमक ऑर्गन, फ्रंट साइड से इन साइड से स्प्लीन ऑर्गन। ओके, इन ऑर्गन की एनर्जी इससे जुड़ी हुई होती है। एंड इमोशन वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो वरी एंड ओवर थिंकिंग, ये इमोशन
इस चक्रा से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। किसी को अगर वो इमोशन बहुत हावी है तो इन चक्रा की एनर्जी कम कर देते हैं। देन नेक्स्ट 5 नंबर का चक्रा है जो हमारे हाथ में आता है, बिल्कुल ये हमारे 2 लाइंस रहती है ना, ये 2 लाइंस के बीच में आता है। सीधी लाइन अगर हम लोग लेते हैं ये 2 लाइन के बीच में आता है। ठीक, यहाँ पर दिस इज चक्रा ऑफ, अंदर की साइड से अगर देखते हैं तो हमारे लंग्स, एंड बाहर की साइड से देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, बैक साइड से, इसके बिल्कुल बैक साइड में आएगा ये एरी पॉइंट में यहाँ पर। ठीक, तो इसका इमोशन जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का इमोशन रहता है सैडनेस एंड डिप्रेशन। सो सैडनेस एंड डिप्रेशन अगर किसी को है तो ये एक्सेस होता है कि इसको कम कर दो, इसको बढ़ा दो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये एक्सेस अगर उसमें रहता है कि ये अगर सैडनेस वाला चक्र है तो इसको कम कर दो एंड इसको बढ़ा दो, ये दोनों को कनेक्शन, इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया। वरी एंड एंजाइटी आपको ज्यादा है, ओके, तो इसको कम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ये फियर वाला है, लास्ट का है जो फियर वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अंदर की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो किडनी ऑर्गन, अंदर की तरफ से देखते हैं तो किडनी ऑर्गन, बाहर की तरफ से बैक साइड से देखते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन। ओके, अब इसको भी एनर्जी कम या ज्यादा करने की जरूरत कभी कभी हो जाती है, क्योंकि इसके साथ जो इमोशन है दैट इज फियर। किसी के मन में किसी चीज का फियर है, डर है, तो हम लोग इन चक्रास को बैलेंस करते हैं। बहुत एक सिंपल है कि हम लोग एक ट्रीटमेंट बताते हैं। छोटे बच्चे जब बेड वेटिंग करते हैं, ओके, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो नेचुरली क्या है कि ये जो चक्रा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर का बैक साइड से, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड। यूरिनरी ब्लैडर की एनर्जी क्या है, इमोशन क्या है, तो फियर। अगर छोटा बच्चा किसी वजह से डरता है, कोई घर का मैटर हो, कोई टीवी सीरियल देखा या कोई स्कूल का मैटर है, कोई मन में उसके डर है, तो वो हिडन जो फियर है वो उसको यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को वीक कर देता है। ठीक, डर, एंड फिर वो बेड वेटिंग करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चक्रा के ऊपर बोलते हैं कि येलो कलर कर दो, डेली बेसिस पे इस चक्रा के दोनों हाथ में बैक साइड से इसे येलो कलर कर दो। एंड यही बात है कि बूढ़े लोग भी जो है, जिनकी उम्र होती है, उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ब्लैडर के मसल्स वीक हो जाते हैं ड्यू टू द इमोशन ऑफ फियर। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फियर वाला इमोशन हमारे मन में हावी हो जाता है, देन आपके ये हो जाते हैं। तो बड़े लोगों को भी हम लोग इस चक्रा के ऊपर बैक साइड में अगर हम लोग येलो कलर डेली बेसिस पे दिन में 2 बार लगाते हैं तो उनका कुछ ही दिनों में ये बेड वेटिंग करना या यूरिन का इनकंटिनेंस कम हो जाता है। या बच्चों का तो हफ्ते में ही बंद हो जाता है, बड़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बंद भी हो जाता है 1 वीक में। तो भी आपको ये ट्रीटमेंट 3 मंथ्स कंटिन्यू करना होता है, 3 मंथ्स, क्योंकि मसल को स्ट्रांग होने में उतना समय लगता है। ओके, सो हम लोगों को इस तरीके से हम लोग चक्रास हाथ के ऊपर भी हम लोग चक्रास हमारे बॉडी के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे रेकी के हिसाब से इस चक्रा का कलर ये है, रेकी में वो कलर है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिस इज एज पर सुजोक 6 की, सुजोक के 6 की के चक्रा एज पर योर बॉडी है, उसी हिसाब से ही ये कलर्स है, एंड हम लोग उसी हिसाब से ही इस कलर को एक्टिवेट, इस कलर से उसे एक्टिवेट करते हैं या उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। तो हम लोग इस कोर्स में ये चक्रास के बारे में भी सोचेंगे। देन नेक्स्ट है कि वी विल लर्न अबाउट सुजोक नेल थेरेपी। सुजोक नेल थेरेपी इसलिए क्योंकि हमारे हाथों में जो फिंगर्स है, नेल्स है, हर एक नेल हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि हर एक नेल जो है हर एक ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, एंड हर एक ऑर्गन की पेयर रहती है, जो हम लोग क्लास के दौरान देखेंगे, कैसे इन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है, हस्बैंड ऑर्गन, वाइफ ऑर्गन है। तो हम लोग जब भी बोलते हैं कि नेल रबिंग करो तो आपके बाल आ जाएंगे, बाल क्यों आ जाएंगे, क्योंकि नेल रबिंग करते हो तो इतने सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड इन हाथों के ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं हस्बैंड वाले ऑर्गन्स, यांग ऑर्गन, और पैरों के नेल्स रहते हैं वो वाइफ वाले ऑर्गन्स। अब हाथों के नेल्स रब करने से इनको एनर्जी मिलेगी, ओके, क्योंकि फ्रिक्शन से इनको एनर्जी मिलेगी। पैरों के नेल्स को कैसे मिलेंगी, पैरों के नेल्स हम लोग रब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, कनेक्टिविटी है।
इन दोनों नेल्स में क्या है, कनेक्टिविटी है। क्या कनेक्टिविटी है? जैसे अभी अभी मैंने बोला कि ये ऊपर के सारे हस्बैंड है, नीचे के सारे वाइफ है, तो किसकी पेयर किसके साथ है? गॉल ब्लैडर की पेयर है लीवर के साथ, यानी गॉल ब्लैडर हस्बैंड, लीवर वाइफ। स्पाइनल कॉर्ड की पेयर है ब्रेन के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की पेयर है हार्ट के साथ, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन की पेयर है लंग्स के साथ, देन आपके ब्लैडर की पेयर है किडनी के साथ, एंड स्टमक की पेयर है स्प्लीन के साथ। अब नेचुरली ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, एनर्जी बढ़ा दी, यानी हस्बैंड को बहुत सैलरी मिली, वाइफ को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वाइफ को अलग से कमाने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग नेल रबिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हस्बैंड का बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं, सो वाइफ को भी एनर्जी मिल जाती है। तो नेचुरली ये सारे ऑर्गन्स जब भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो नेल रबिंग से हमारे पूरे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है। एंड दूसरा है कि एज पर इंसेक्ट सिस्टम हमने देखा, यहाँ पर हमारा हेड है तो ये सारे नेल्स है, यहाँ का एरिया है। तो जब भी हम लोग नेल रबिंग करते हैं, नेल रबिंग करने का तरीका होता है 5 मिनट्स नेल रबिंग 3 टाइम्स अ डे। जब भी आप नेल रबिंग करने के लिए बैठेंगे नॉन स्टॉप 5 मिनट के लिए नेल रबिंग करना है, ओके। सो इस तरीके से हम लोग करते हैं तो सच में हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, नए बाल उगते हैं। ये आप 1 मंथ के लिए एक अलार्म सेट करके कर सकते हैं। 5 मिनट्स इसी लेवल पे करना, इसी लेवल पे, नीचे हाथ रख के नहीं, आपके गर्दन के लेवल पे रख के करना, ठीक। तो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। जैसे 5 मिनट करेंगे, कुछ देर तक हाथ को ऐसे पकड़ के रखना, आपको आपके गोदी में लैप के ऊपर ऐसे पकड़ के रखना, एनर्जी को मूव होते हुए फील करना, तो आपको उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। देन नेक्स्ट वी विल सी इसमें कि हमारे ऑर्गन्स हमारे जॉइंट के साथ कैसे रिलेट होते हैं, ठीक। क्योंकि हमें अगर जॉइंट पेन होता है कि मुझे रिस्ट में पेन है, मैंने एज पर सुजोग थेरेपी यहाँ पर मेरा रिस्ट का जॉइंट है, मैंने यहाँ पर सीड लगा दिया, लेकिन मुझे जब तक सीड लगाती हूँ तब तक आराम मिलता है, छोड़ने के बाद फिर से दर्द होता है मेरा रिस्ट। तभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे रिस्ट में जब मेरा राइट रिस्ट दर्द होता है तो वो ब्रेन की एनर्जी उसके साथ है, अगर मैं उसके साथ ब्रेन ऑर्गन को एक्टिवेट कर देती हूँ तो मेरा वो प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि अगर आपका शोल्डर पेन है, वो राइट शोल्डर है लिवर से रिलेटेड है, लेफ्ट शोल्डर है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। देन अगर मेरा एल्बो देखते हैं तो राइट एल्बो हार्ट से रिलेटेड, लेफ्ट एल्बो है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका हार्ट खराब हो गया है, उसकी एनर्जी कहीं पर तो इम्बैलेंस हो गई, तो उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि मेरा एल्बो पेन है तो मैं एल्बो को भी यहाँ पर ट्रीटमेंट लगाऊंगी और मैं हार्ट के भी पॉइंट को एक्टिवेट करती हूँ, तो मुझे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हम लोग ऑर्गन वाइज सीखेंगे कि ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड। जैसे मैंने बोला था कि घुटने में दर्द बहुत लोगों को होता है, लेकिन उसके साथ में अगर आपका पेट ठीक से साफ होता है कि नहीं, ये बात अगर आप देखते हैं, या आपको ब्रीदिंग में कुछ इश्यू है क्या, लंग रिलेटेड कुछ इश्यू है क्या। और दूसरा है कि इमोशन वाइज, दिस इज इमोशन ऑफ सैडनेस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग का इमोशन सैडनेस का है। अगर आपको किसी वजह से बहुत सैडनेस है क्या, तभी आपके घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये सारी बातें हम लोग हमारे इस बेसिक कोर्स में डिटेल में सीखेंगे। देन हाउ यू कैन यूज योर फिंगर टिप्स एज योर मैग्नेट्स, ओके। आपके पास मैग्नेट्स नहीं है, मैग्नेट्स के साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं। अगर हम मेल का हैंड देखते हैं तो मेल के हैंड में राइट हैंड का थंब साउथ पोल है, तो इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दूसरे हाथ में अपोजिट, ये नॉर्थ पोल रहेगा तो ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। फीमेल में बिल्कुल उसका अपोजिट, उनका राइट हैंड नॉर्थ पोल रहता है, नॉर्थ, फिर ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, और लेफ्ट में साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये फिंगर टिप्स को हम लोग एज पर मैग्नेट कैसे यूज करना है, कहीं पर दर्द होता है आपको तो उस दर्द के पॉइंट्स के ऊपर आपको साउथ पोल वाला फिंगर रखना है। कोई भी आपको राइट का पकड़िया, मीन्स मेरे कान में दर्द हो रहा है, ओके, अब मैं फीमेल हूँ, ओके, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मैं फीमेल हूँ, मेरा साउथ पोल राइट हैंड में ये है, एंड मेरे सुजोक में मेरा कान यहाँ पर है, समझ लीजिए कान यहाँ, मैं अगर इसके ऊपर मैं ये फिंगर रख के बैठती हूँ तो मुझे पेन किलर ट्रीटमेंट मिलेगा, ओके। एंड अगर मुझे किसी ऑर्गन की एनर्जी बढ़ानी है, मुझे आंखों की एनर्जी बढ़ानी है, या मुझे मेरे थायराइड की एनर्जी बढ़ानी है, तो मैं नॉर्थ वाला फिंगर यहाँ पर रखती हूँ और मैं बैठती हूँ, नॉर्थ वाला फिंगर।
सो दैट विल टोनिफाई। तो आपके हाथों के फिंगर्स पे आप एज अ मैग्नेट कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे इस थेरेपी में। देन हम लोग आपके स्पाइनल कॉर्ड की एंड ऑर्गन्स का कोरिलेशन कैसा रहता है वो देखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। उसका एरिया आपके थंब में हमेशा, आपके थंब के यहाँ ये नेल का बेस एंड ये इसके बीच में रहता है। ओके, आप में लोगों में से देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्लैकिश स्किन नजर आती है। ओके, हर एक नेल के नीचे ब्लैकिश, और यहाँ पर अगर आप पेन से या पेंसिल से देखते हैं, यहाँ पर ये करके ऐसा रोल मसाज करके देखते हैं, इस तरीके से रोल मसाज, तो यहाँ पर दर्द होगा। ओके, यहाँ पर दर्द होगा थंब के पीछे से, यहाँ पर अगर देखते हैं इस एरिया में। ओके, यहाँ पर अगर आपको दर्द होता है ना, तो समझ लेना कि आपकी गड़बड़ कुछ या तो अपर नेक में यहाँ पर है, नहीं तो वो गड़बड़ कहाँ पर है आपकी। ओके, या तो ये गड़बड़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। समझ लीजिए कि ये आपका थंब है, ये आपका नेल है थंब का, एंड दिस इज अपर जॉइंट। ओके, अब ये नेल के नीचे की स्किन देखिए, अगर आपको यहाँ पर ब्लैकिश 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 दिखता है, नॉर्मल नहीं दिखता है, ज्यादा ब्लैकिश या थोड़ा सा कुछ फूला हुआ जैसा दिखता है, तो समझ लेना कि आपके अपर नेक में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, नेक में सर्वाइकल में गड़बड़ी है। ओके, तो आपको क्या करना है, और ये जो एरिया रहता है यहाँ पर आप पेन से अगर रोल मसाज करके देखते हो तो इतने एरिया में यहाँ पर, ओके, इतने एरिया में होता है, तो ये आपका एरिया है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम और क्रैनियल नर्व्स। आपके 12 क्रैनियल नर्व्स रहते हैं, उन नर्व्स का एरिया, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स का एरिया यहाँ पर रहता है, यहाँ पर इतने एरिया में। और ये क्या रहता है, क्रैनियल नर्व्स का एरिया यानी क्या रहता है, सो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ योर बॉडी। दैट मीन्स यहाँ से आप देख रहे हैं ब्रेन के बिल्कुल नीचे से, यहाँ से यानी ये एरिया रहता है, यहाँ से कुछ नर्व्स निकल रही है। ओके, वो आपकी आंखों की तरफ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जा रही है। ठीक, सो ये नर्व्स क्या करती है, तो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ कम्युनिकेशन बना के रखती है। यानी ब्रेन ने कुछ सिग्नल दे दिए तो उस ऑर्गन तक गए, ऑर्गन ने कुछ सिग्नल दे दिया तो ब्रेन तक गए। तो ये सिग्नल कम्युनिकेशन का काम यहाँ से होता है। अगर आपको यहाँ पर दर्द होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर दर्द होता है, आप दबाते हो, तो आप समझ लेना कहीं पर आपका कम्युनिकेशन सेंटर आपका ठीक नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे वहां पर एक्यूप्रेशर तो करना है। दूसरा है कि एक सिंपल वे, एक टेप के ऊपर आप 1/2 इंच का ये टेप लीजिए ऐसा, जिसे हम लोग सर्जिकल पेपर टेप बोलते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कच्चा सौंफ का दाना, ओके, रॉ फेनेल सीड्स, क्योंकि नर्व्स हमारे कैसे रहते हैं, इलोंगेटेड, जैसे धागे जैसे, तो उसके लिए सीड भी अगर हम लोग धागे जैसे लेते हैं, इस सीड को हम लोगों को लगा देना है इस एरिया, नेल के नीचे। ये आपको ओवरनाइट रखना है, दोनों हाथों के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आज इस हाथ के ऊपर कल इस हाथ के ऊपर। ये आप 2-3 हफ्ते तक ये लगातार कीजिए, तो आपको पहले हफ्ते में ही यहाँ का पेन कम होता नजर आएगा, एंड आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पर जो क्रैनियल नर्व रहते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट नर्व है वेगस नर्व, उसका भी पॉइंट आपको, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो यहाँ पर कहीं पर तो आपको पॉइंट बहुत पेनफुल आएगा, सो वो पॉइंट भी आपका एक्टिवेट ठीक से हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग, हाँ, हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये हम लोग सुजोक में हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। देन हम लोगों के जो डिफरेंट हमारे वर्टिब्रास है, जैसे कि हम लोग ने देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सर्वाइकल के पॉइंट्स है, यहाँ कर थोरैक्स से लेके T1 से लेके T8, यहाँ से यहाँ तक T9 से लेके T12 तक, देन यहाँ से लंग 1 टू लंग 5, या सॉरी लंबर 1 टू लंबर 5, यहाँ से देन सैक्रम एंड कॉसिक्स, ये हमारा पूरा स्पाइन यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारे स्पाइन के जो वर्टिब्रे है, कौन से ऑर्गन की एनर्जी उनके पीछे है, यानी इस ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी है तो हमें लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो लंग्स का एरिया यहाँ पर हम लोग करेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव कब रहेगा, आप
इस एरिया के साथ पीछे जाके C3 C4 एंड आपका T3 से T9 ये सर्वाइकल को भी आप ट्रीटमेंट अगर देते हैं विथ सीड्स तो आपके लंग्स के जल्दी आपका लंग क्योर हो जाएगा या प्रॉब्लम जल्दी ये हो जाएंगे। हार्ट के लिए भी वैसा है। ये सारा चार्ट हम लोग इसमें करेंगे। रेक्टम के कुछ प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर लिवर के प्रॉब्लम है तो कौन से आपके सर्वाइकल के या थोरेसिक के वर्टेब्रा को ट्रीट करना है, ये सब हम लोग इन डिटेल इसमें सीखेंगे इस कोर्स में। देन हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोब कौन से है, अभी ये मैंने दिखाया आपको, ये यूज कर सकते हैं। देन आप लोगों के पास थंब पैड रहेगा या थंब पैड मिलता है मैग्नेट वाले के पास, तो थंब पैड कैसे यूज करेंगे। देन हम लोग कलर थेरेपी कैसे यूज करेंगे इसमें, ये हम लोग देखेंगे कि रेड कलर हम लोग कब यूज करते हैं। देन हम लोग ग्रीन कलर कब यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे। ब्लू कलर हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, ब्लैक कलर हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे। ये सारे कलर थेरेपी के बारे में भी हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग जिनके पास मैग्नेट्स है उनके लिए ठीक है, हम लोग मैग्नेट थेरेपी भी सिखाएंगे। लेकिन जिनके पास मैग्नेट है वो मैग्नेट के साथ सीखेंगे, जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए हम लोग ऑप्शन देंगे कि आप सीड कौन सा किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं। सुजोग थेरेपी के बारे में ये है चीज, एक प्लस पॉइंट है कि उसके लिए आपके पास मैग्नेट है तो भी चलेगा, मैग्नेट नहीं है तो भी चलेगा, सीड से काम चलेगा, सीड्स नहीं है, टेप नहीं है तो आपके फिंगर टिप से काम चलेगा, एक्यूप्रेशर से काम चलेगा। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ये चीज नहीं है इसलिए मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा गया। आपके अपने हाथ तो अपने पास है, आपके फिंगर्स तो अपने पास है, तो आप कहीं पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ हम लोग ट्रीटमेंट भी उसमें अभी मैं बता रही हूँ कि ब्लड लेटिंग करते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी सडन शूट हो गया है किसी का बीपी, तो यहाँ पर टिप्स जो है, फिंगर्स के टिप्स जो है उनको हम लोग एक्चुअली प्रिक करते हैं, थोड़ा सा खून निकाल देते हैं थोड़ा सा दबा दबा के। तो जो हाइपरटेंशन सडनली किसी का इंक्रीज हो गया है तो वो कम हो जाता है। इन ट्रीटमेंट मेथड के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि ये प्रोब का यूज करना कैसे सिखाएंगे, हाथ से हम लोग जैसे कि एक्यूप्रेशर करेंगे, नीडलिंग कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगी इसमें, नीडलिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग बेसिक कोर्स में एक्चुअली नीडलिंग करना नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है, लेकिन सिखाएंगे हम लोग कैसे करना है, उसका शॉर्ट वीडियो भी भेजेंगे। देन मैग्नेट्स का यूज कैसे करते हैं इसमें, ठीक, रिंग यूज अभी मैंने बता दिया। एंड हम लोग यहाँ पर ट्विस्ट थेरेपी भी बता देते हैं। तो ट्विस्ट थेरेपी क्या होती है, बहुत सिंपल है। आपको अगर कोई भी दर्द है, समझ लीजिए कि ये आपको नेक पेन है, कितने लोगों को यहाँ पर अगर नेक पेन है अभी तो चेक कर लीजिए। ओके, ये फिंग आपका ये है, आप चेक कर लीजिए कि आप धीरे से, बहुत धीरे से पहले लेफ्ट में टर्न कर लीजिए, फिर आप देखिए गर्दन में कहीं पर दर्द है क्या, फिर आप राइट में टर्न कीजिए, फिर चेक कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी एक पोजीशन में आपको दर्द लगता है तो आप थंब को ऐसा पकड़ लीजिए, एक बार एक तरफ ट्विस्ट कीजिए हल्का सा, एंड तुरंत चेक कर लीजिए आपको लेफ्ट में या राइट में करके पेन कम हुआ कि नहीं। फिर आप उसे दूसरी तरफ ट्विस्ट कर लीजिए, एक बार थंब को इस तरफ किया, एक बार इस तरफ कर लीजिए। ओके, फिर आप चेक कर लीजिए आपका नेक का दर्द, जिस भी डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में आपका पेन कम होता है, बस आपके लिए। और ये जोर से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से करना है, बिल्कुल हल्के से। ये यहाँ दर्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के से पकड़ना है। ये हम लोग एक्चुअली कोर्स के दौरान भी सिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कहाँ एग्जैक्टली करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, मैं बता देती हूँ। समझ लीजिए मैंने ये थंब के ऊपर, कोई भी थंब के ऊपर मैंने आंख निकाल दी, तो अभी ये दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। ओके, मुझे अगर होता है कि मैं लेफ्ट में करती हूँ और मुझे दर्द होता है तो मुझे भी इसको लेफ्ट में घुमाना है, ऐसे लेफ्ट में घुमाना है और पकड़ना है। ओके, मुझे अगर होता है कि मुझे राइट में करते समय तो मुझे भी इसको भी राइट में घुमाना है। दैट्स इट, सिंपल।
अगर आपको आगे बेंड करते समय दर्द होता है तो आपको इसको आगे बेंड करना है, इस थंब को थोड़ा सा होल्ड करना है, ऐसा पकड़ के फिर चेक करना है, आपका दर्द कम हो जाएगा। अगर बैक में करते हुए दर्द होता है तो थंब को भी बैक में करना है। ओके, इस तरीके से। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ट्विस्ट थेरेपी। तो हम लोग लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में। उसी तरह अगर आपको आर्म का पेन है, हाथों का पेन है, तो ये दिस इज आर्म, तो इसको भी आप ऐसे या ऐसे ट्विस्ट दे सकते हो। या फिर जिनको थायराइड है उनको इस थंब को 10 बार इस तरीके से दोनों हाथ में इस तरीके से ट्विस्ट करो, क्योंकि यहाँ ट्विस्ट करते हैं तो स्पाइरल मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाती है। तो दिस इज वन थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी। लेग पेन है साइटिका का, तो इस फिंगर को बीच बीच में ऐसा ट्विस्ट करो। या सबसे बेहतर है कि जब भी आप नींद से जागते हो, सबसे पहले उठते समय हर एक फिंगर को 2-3 बार ऐसा आप ट्विस्ट करो, लेफ्ट राइट, हर एक फिंगर को करो हाथ में, और फिर जाग जाओ। आपके बॉडी के स्पाइरल मेरिडियंस जो है सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक तरीका रहता है सिंपल इसमें। देन सुजोक में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो सुजोक थेरेपी में कौन सा भी हाथ हो, ये आपका लेफ्ट हैंड है इसलिए यहाँ से शुरू हो गया है। राइट हैंड अगर होता तो भी इस साइड से ही शुरू होता, थंब के साइड से, थंब और इंडेक्स फिंगर। राइट हैंड है तो यहाँ से शुरू होता, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसा जाता। तो यहाँ से आप लोग इसे मसाज कर सकते हैं। कम से कम ये स्किन गर्म होनी चाहिए इतनी, तब तक मसाज करना है ऐसा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। सुजोक इन इमरजेंसी में किसी को अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है आपके सामने, किस वजह से चक्कर आ जाता है, तो जोर जोर से उसके थंब के ऊपर मसाज करो। 1-2 मिनट के अंदर वो कॉन्शियस हो जाता है। जोर जोर से करना है ये, ठीक, ये वाला मसाज थंब के ऊपर। सो दिस इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो जोर जोर से करते तो हो जाता है। फिर अगर किसी का बीपी हाई हो जाता है या किसी को बुखार भी आ जाता है, ओके, बुखार भी आ जाता है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर देना है, यहाँ हर एक फिंगर के टिप के ऊपर। या फिर यहाँ पर बताया गया है कि बकवीट सीड्स। बकवीट हमारे लिए सबके लिए आसानी से नहीं मिलता है, कुट्टू बोलते हैं इसे, कुट्टू गुजरात में मिलता है, नागपुर की तरफ मिलता है। एक ट्रायंगुलर शेप का एक सीड रहता है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलेगा बकवीट तो कोई बात नहीं, आप लोग उसे ब्लैक कलर का कोई सीड लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास उड़द का दाना रहता है ब्लैक कलर का, उस तरीके का कुछ भी सीड लगा दीजिए ब्लैक कलर का। ब्लैक पेपर रहता है वो लगा सकते हैं। देन अगर लंग्स की आपको ट्रीटमेंट करनी है, अभी सब लोगों को लंग्स हेल्दी रखने हैं, तो इस तरीके से आप अपने लंग्स में आपके हाथ में लंग्स का एरिया है यहाँ पर, इसका फोटो निकाल दीजिए। या इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ पर लंग्स रहते हैं, हर एक फिंगर में यहाँ पर बीच में लंग्स रहते हैं। ये कोई भी फिंगर है, लेफ्ट या राइट हैंड का। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स के सीड्स लगाइए। फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट का सीड जिसमें उसका छोटा वाला जो पार्ट रहता है ये ऐसा, और ये बड़ा वाला पार्ट, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है। तो सीड्स फ्रूट के ऐसे ही लगा दीजिए टेप के साथ। ये ऐसा टेप लीजिए और टेप के ऊपर चिपका के लगा दीजिए। तो आपके यहाँ का जो कुछ स्पुटम है, कुछ भी आपका बाहर नहीं निकल रहा है, कंजेशन है, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप सीड लगा सकते हैं। फ्रूट्स के सीड लगा दीजिए तो आपका चेस्ट के अंदर कुछ भी कंजेशन है निकल जाता है। उसी तरह अगर आपके पास मैग्नेट्स है तो स्टार मैग्नेट्स अगर रहते हैं तो स्टार मैग्नेट्स इस तरह लगा सकते हैं। बार मैग्नेट्स आपके पास है तो इस तरीके से बार मैग्नेट का व्हाइट इस तरफ, येलो इस तरफ, वो लगा सकते हैं। देन आपको एक स्पाइन की ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया था कि ये आपका लगा के दिखाया था अभी, स्पाइन का एरिया, यहाँ पर ये एरिया ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो मैंने बताया था कि आप क्या लगाए यहाँ पर, अपनी सौंफ की पट्टी, सौंफ के दाने की पट्टी। फिर आपका यहाँ से थंब का अपर जॉइंट और थंब का लोअर जॉइंट बैक साइड से यहाँ पर, ओके, ये आपका सर्वाइकल का एरिया। आपको गर्दन में कोई भी दर्द है तो आप यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे मूंग के दाने या फिर आप या मेथी के दाने या राई के दाने भी ले सकते हैं, एंड इस तरीके से आप आपके हाथ के ऊपर यहाँ लगा सकते हैं, थंब के ऊपर इस तरीके से, ओके। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी ट्रीटमेंट में। आपने 2 दिन लगा दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको 21 डेज तक रखना है। फिर यहाँ से थंब का जो लोअर जॉइंट है और थंब का बेस है वहां तक है T1, थोरैसिक 1 से थोरैसिक 8 तक। तो उसको हम लोग ऐसे सिंगल सीड की पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर एक पट्टी लगा दी मैंने इस तरीके से, ये देखिए इस एंगल से, ये इस तरीके से
आप आपके थोरैक्स के वर्टेब्रा की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे कि यहाँ से है आपका लोअर बैक का एरिया है, लोअर बैक के एरिया में इस तरीके से आप सीड्स की पट्टी लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके हैं। देन अभी ये बहुत बार मैंने मेरे एक्चुअली व्हाट्सएप स्टेटस पे ये डायग्राम मैंने बहुत बार शेयर किया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज ट्रीटमेंट फॉर इम्यूनिटी कोरोना के समय में, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये ट्रीटमेंट किया है उनको बहुत रिलीफ आया है। और मुझे जब भी एक्चुअली थ्रोट इन्फेक्शन भी या कुछ हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, ये जो पेस्ट है यहाँ पर मैंने बताया है कि आप 4 चम्मच हल्दी लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच ईस्ट के दाने, आपको ग्रोसरी शॉप में ईस्ट मिलता है, ड्राई ईस्ट, उसमें ऐड करके रखिए एक एयरटाइट डिब्बे में। जब भी चाहिए थोड़ा सा वो मिश्रण लेके उसमें पानी डाल के मेहंदी जैसा बना लीजिए और वो पेस्ट लगा लीजिए। ओके, उसमें चाहिए तो थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन जिनको हीट होती है, सेंसिटिव स्किन है, उनको लहसुन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। कुछ भी नहीं है तो हल्दी तो हर एक के घर में होती है, हल्दी का पानी के साथ पेस्ट बना के वो लगा दीजिए। ये एरिया, दिस इज चेस्ट एरिया, लंग्स का एरिया, यहाँ से यहाँ तक आपका है थ्रोट एरिया, एंड ऊपर का जो एरिया है दैट इज साइनस वाला या नाक वाला एरिया। ये पूरा यहाँ से लगा के आप रख देंगे, सूखने तक रख देंगे। सूखने के बाद आप उसे निकाल के बिना हाथ धोते सोएंगे। और बीच वाला जो एरिया है यहाँ पर जो हल्दी है उसके ऊपर ये ऐसा थोड़ा सा कॉटन लगा के टेप उसको बना के ऐसा बांध के रखेंगे रात, पूरी रात। ओके, बीच वाला एरिया में यहाँ पर। तो ये आपका थ्रोट की यहाँ का वैसा ही रहेगा, गीला पूरी रात थोड़ा सा, और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको थ्रोट में पेन है, कुछ इन्फेक्शन है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस, इमोशनल स्ट्रेस फैक्टर्स वगैरह सब होते हैं। तो हाथों में या पैरों में दिस इज एरिया, हमारे जो दो ओवरीज है हाथों में या पैरों में, यहाँ पर हाथों में देखते हैं जैसे कि यहाँ पर। ओके, ये 2 पॉइंट्स, और पैरों में भी ऐसे। इसके ऊपर भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी से। देन हार्ट का एरिया जो है, हमारा हार्ट का एरिया देखिए सुजोग के हाथ में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में इस तरीके से आएगा। हर एक फिंगर के ऊपर यहाँ पर आएगा एंड फुट के ऊपर यहाँ पर आएगा। तो ये एरिया के ऊपर आप डेली बेसिस पे एक्यूप्रेशर या फिर सीड थेरेपी, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हार्ट का जो एरिया रहता है ना उसके ऊपर आप रेड कलर से एक स्माइली भी निकाल देते हैं ना, तो भी आपको इस तरीके की स्माइली। ओके, हार्ट के एरिया में ये स्माइली भी आपके हार्ट की एनर्जी को बरकरार रखती है। तो ये भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। यस, एंड दिस स्माइल, थैंक्स। सो दिस वाज